अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नॉवेल्स नैरेटिव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर वाफियत से होंगे। जी तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने नॉवल के एपिसोड नंबर 2। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है जी तो एपिसोड 2 तो मैं लेके हाजिर हो गई हूँ। लेकिन मैंने आपको जैसे कि बताया था कि एपिसोड 2 टोटली आप लोगों के रिस्पॉन्स पे आएगी। तो रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं था, लेकिन फिर भी काबिल कबूल कहा जा सकता है। और फिर आप लोगों का ये भी पॉइंट था कि अभी तो फर्स्ट एपिसोड है, फर्स्ट एपिसोड में ज़्यादा स्टोरी समझ नहीं आती। तो मैंने कहा भाई ये भी नोटेबल पॉइंट है कि बिल्कुल ऐसा होता है कि बहुत सी स्टोरीज़ ऐसी होती हैं फर्स्ट एपिसोड में नहीं पता चलता कि स्टोरी किस तरह है, क्या है। तो इतनी सी रायत आप लोगों को देनी चाहिए। अब हम थर्ड एपिसोड इस बेस पे देंगे अगर रिस्पॉन्स अच्छा आया तो, ठीक है जी। तो नॉवल का मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ फर्स्ट एपिसोड के बारे में कि दो गांव हैं। एक है चौधरियों का गांव है और एक नवाबों का गांव है। और जो नवाबों का है वो नवाब सदाम की जो माँ थी वो वली के बाप से मोहब्बत करती थी। तो जो सदाम का बाप है उससे वली के बाप को मार दिया था अपनी गैरत में। तो अब वली बदला लेने के लिए उन लोगों से नफ़रत करता है और सदाम भी नफ़रत करता है क्योंकि उसकी माँ जो थी वो सही करैक्टर की नहीं थी उनके मुताबिक। तो बाकी तो स्टोरी में पता चलेगा, इस वजह से इनके आपस में दुश्मनी है। बाकी वली अब सदाम की बहन के पीछे पड़ गया बिकॉज़ बदला लेना है और बदले के लिए उसके जो भी हाथ आता है कमीनी फितरत का है तो बस इस्तेमाल कर लेता है। और जो सदाम है वो वली के ही गांव की लड़की से मोहब्बत करता है जिसका वली को फ़िलहाल पता नहीं था, लेकिन कल की एपिसोड में लास्ट में जाके पता चल गया। अब उसका क्या रिएक्शन होगा ये तो हमें बाद में आज वाली एपिसोड में पता चलेगा। तो देखते हैं कि क्या होता है हमारी आज की कहानी में। तो मेन मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि दुश्मनी किस वजह से थी और क्या इनका आपस में चल रहा है, ठीक है। तो चलें बगैर वक्त ज़ाया किए हम अपनी आज की एपिसोड स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारी आज की एपिसोड में क्या होता है। निक्सिक से तैयार हुआ वो ज़रूरत से ज़्यादा खुश लग रहा था। वली ने उसे घूर कर देखा था। ये तुम्हारे मिजाज में इतनी गर्मजोशी की वजह? उसने उसे देखते हुए पूछा तो शहरियार हंस दिया था। क्यों, मुझे खुश होने का हक नहीं? उसने सुकून से पराठे का लुकमा लिया। और वैसे भी तुम्हारी शादी है, मैं तुम्हारा भाई हूँ, खुशी बनती है। वो आंखों को मामूली सी जंबिश देकर बोला था। सही, चलो शुक्र है तुम्हें खुश हुए। तुम खुश हुए? आयजा के और चच्ची के बारे में क्या सोचा? वली ने नॉर्मली पूछा तो शहरियार की निगाह सामने से आती चच्ची पर पड़ी थी। फैसला कर चुका हूँ, पेपर्स भी साइन कर दिए हैं। लोगों को खुश हो जाना चाहिए। जब वास्ता कोई नहीं रहा तो हवेली छोड़ने की भी कोई तुक नहीं बनती। वो आराम से कहता दादी और वली के लुक में अटका गया, जबकि चच्ची ने खुशगवारी से उसकी तरफ देखा था। मगर शहरियार की तवज्जो किसी पर नहीं थी। पागल हो गया शहरियार, तू क्या बोले जा रहा है? तूने दस्तखत कर दिए? दादी गुस्से से बोली तो उसने उनकी तरफ देखा था। ये आपका तो मसला नहीं, वली की शादी है, सब उस पर ध्यान दें। और वैसे भी मुझे चच्ची का फैसला दुरुस्त लगा तो मैंने उनके हक में फ़ैसला सुना दिया। इसमें मायूब तो कुछ भी नहीं है। वो हाथ साफ करता अपनी जगह से उठ गया था। तुम्हारा दिमाग चल गया? अपनी बीवी को छोड़ रहे हो? वली गुस्से से बोला था। तुम्हारा दिमाग चल गया? किसी मजलूम पर जुल्म की तैयारियां कर रहे हो? उसने उसी एंगल में कहा तो वली ने निगाह चुराई थी। ये तुम्हारा मसला नहीं है। ये भी तुम्हारा मसला नहीं, बल्कि किसी का भी नहीं। मैं नहीं चाहता कि बदमज़गी हो। मैं लहदगी इख्तियार कर चुका हूँ, वो सपाट अंदाज में कहता बाहर निकलता कि माँ ने उसका शाना थामा था। उनसे निगाह चुराता उनका हाथ एक तरफ करके जल्दी से बाहर निकल गया था, जबकि पीछे एक फर्द खुश थी तो दूसरी हैरत के असर में थी। दरवाज़ा बजा बजा कर वो थक चुकी थी, मगर आयशा ने दरवाज़ा नहीं खोला। उनकी खुशी की इंतहा नहीं थी। आखिर वो अपने मकसद में कामयाब हो गई और अब अपनी बहन के बेटे के साथ ब्याह कर वो अपनी दिली ख्वाहिश पूरी कर लेती। आयजा का दरवाज़ा ना खोलना उन्हें जज्बातीपन लगा, तब इग्नोर करती हट गई थी। सिकंदर, मैं ना कहती थी तलाक तो उसे दिलवा कर रहूँगी, वो मज़े से अपने शौहर को बताने लगी। क्या? शहरियार ने उनसे मज़ीद लफ्ज़ अदा नहीं हुए थे। हाँ, वो खुश थी। डूब मरो, अपनी बेटी की तलाक पे खुश हो रही हो, वो गुस्से से बोले थे। अरे चुप करें, आपको क्या पता कुछ रखा ही क्या है इन दोनों के पास? जैसा बाप वैसे बेटे। मेरा भांजा लाखों में एक है, वो सुकून से बोली। आज तो जश्न मनाने का दिन था। हवेली कहीं कोई नहीं छोड़ रहे हम। जो भी आपने घर लेने की बात की थी ख़त्म हुई, मैं यहीं खुश हूँ बस। इधर से मेरी आयजा की डोली उठेगी। वो बोली तो सिकंदर खामोश हो गए। अपनी बेटी के दिल पर गुजरने वाली क़यामत का उन्हें अंदाज़ा था। शाम के साए चारों ओर फैले तो वली ने पूरे गांव को इकट्ठा करके मेहंदी के फंक्शन की अदायदगी की। मुख्तलिफ खाने, शोरगुल, घोड़ों का रक्स और इस कदर बड़ी तकरीब के पूरा गांव जिसमें मधु था और इतना शोरगुल के दूसरे गांव तक इस शोरगुल की आवाज़ आई। आतिशबाजी सारी मुखालिफ गाँव की सिमत की गई। कहकों की बरसात थी, चिमूगियाँ थी। क्या नहीं था? वो बेपनाह खुशी का इजहार सिर्फ और सिर्फ सदाम को सुलगाने के लिए था।
जरिश भी शामिल थी सब तमाशे में। वो आना नहीं चाहती थी मगर अम्मा अब्बा ज़बरदस्ती से ले आए थे, जबकि उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। वली साहिब उसे बार बार अपनी नज़रों के हिसार में लिए हुए थे। वो खुद में ही सिमटती जा रही थी। उसे समझ नहीं आई उनके इस तरह घूरने की वजह। अपना वहम समझकर बार बार छटकने के बाद भी उसे एहसास हुआ कि उसका वहम नहीं, हकीकतन वली साहिब उसे घूर रहे थे। तभी वो जल्दी घर लौट कर आई थी, जबकि वहाँ तकरीब अब भी जारी थी। शहरियार भी वली के साथ शामिल था, जबकि पूरा गांव भी दादी बलाएं ले रही थी। सफ़ेद लट्ठे के सूद में वो रवायती बंगड़ा डालता इंतहा से ज़्यादा हसीन लग रहा था। अपने घोड़े पर सवार होकर उसने बैंड भिजवाया और पूरे गांव का चक्कर लगाया। हत्ता के दूसरे गांव की सेना तक वो बैंड भिजवाता ले गया। अच्छी तरह सदाम की रूह तक वो सुलगा देना चाहता था, क्योंकि एक और मोहराब उसके हाथ में था। कुदरत ने चारों शान जत उसी के हाथों से करवाया था। इस तकरीब में हाल बता आयजा नहीं थी। आवाज़ें हथौड़ों की मानत बरस रही थी। फजल खान गुस्से से अपने कमरे से निकले। क्या चूड़ियाँ पहन लिया सदाम फजल खान तुमने? वो पहली बार गुस्से से उससे बोले थे। जो सुघार सुलगाए गोया खुद को भी सुलगा रहा था। तैश क्यों खाता है बाबा सही? हुक्म कर, टांगे तोड़ डालेगा उसकी। वो सुकून से बोला। हम अपनी जाना को नहीं देगा बस, उन्होंने कहा था। तुम्हारी जाना ने बड़ा सवाब का काम किया जो उसकी हमायत लेने पहुंच गया है, वो गुस्से से बोला था। इतना भी कुछ नहीं किया कि उस हरामखोर को दे आए अपने दिल के टुकड़े को। वो कुछ मद्दम हुए थे। वल्लाह खूब, तुम जाने तुम्हारी जाना जाने, उसने कहा। तुम इतना कठोर है, इतना तो तुम्हारा बाप नहीं है, वो तेवरी चढ़ाकर बोले थे। उस वली के नीचे दबेगा हम? ये तुम्हारा दिमाग में बात आया भी कैसे? तुम ठंडा हो जाओ, सदाम फजल खान मरा नहीं है अभी। मद्दम आवाज़ में उसे बावर करवाता अब उनके चेहरे पर खिलने वाली मुस्कुराहट को एक नज़र देखकर बाहर निकलने लगा। क्या करने वाला तुम? उन्होंने जानना चाहा। ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं करता हम, सीधा सा बात है, शादी नहीं होगा, उसने कहा। मगर ये भी मत समझना तुम्हारी औलाद को माफ़ कर दिया, ये सिर्फ अपना पगड़ी ऊंचा करने को हमने फ़ैसला किया, उसने कहा। जाना जो सुनकर बाहर आई थी उसकी बात पर बुझ सी गई थी। उसका भाई उसकी इतनी सी गलती की वजह से उससे इतना दूर हो गया था। उसकी आंखें भीगी और गुस्से में उस शख्स की मौत की दुआ की जिसने उस पर इल्ज़ाम लगाया था। गांव में शोर गुल था, जबकि अनायत को अपने दरवाजे पर देखकर वो थक सी रह गई। इधर इर्द गिर्द देखा। बीबी, ये खान ने भेजा है, अब इसे जल्दी ले ले, मुझे निकलना है, उसने बुद्ध बने देखकर वो तेज़ी से बोला था। जरिश ने कांपते हाथों से मोबाइल थामा था और अनायत जैसे पलक झपकते ही गायब हो गया था और जरिश जोर से बजते मोबाइल को देखने लगी। उसने कहाँ कभी ये सब इस्तेमाल किया था। उसका दिल बुरी तरह से धड़क उठा था। कैसे उठाना था इस मोबाइल को वो नहीं जानती थी। फ़ोन बजते बजते बंद हो गया और वो कमरे में अंदर भाग गए, क्योंकि अब्बा अम्मा की आवाज़ें आ रही थी। वो दोनों कुछ परेशान दिख रहे थे। उसने बजते मोबाइल को अपने कपड़ों के नीचे दबा दिया था और बाहर निकल आई। मोबाइल की आवाज़ खो के अब भी आ रही थी, मगर सिर्फ उसके कमरे की हद तक, जबकि वो बाहर आ चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा चौधरी साहब ने जरी धी को क्यों बुलाया। अब्बा परेशान दिख रहे थे, जबकि जरी ये बात सुनकर खुद भी परेशान हो गई थी। उसे समझ नहीं आया ऐसा क्यों हुआ। अम्मा खामोश थी। कल सुबह बुलाया है, तुम ले जाना, मैं खेतों पर जाऊंगा, उन्होंने लंबा सांस खींच कर कहा था। नहीं अब्बा, मुझे नहीं जाना, मेरा भला क्या काम है, वो घबराई घबराई बोली थी। जरी दी, वो लोग बड़े हैं, हमारे गांव के चौधरी हैं, न जाने तुमसे क्या काम होगा, चली जाना, और तुम्हारी माँ भी तो साथ जाएगी। उसे तसल्ली देकर वो अंदर चले गए, जबकि माँ ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें भीग सी गई थी। उसे डर लग रहा था, न जाने क्या होगा। तभी उसकी आंखें भीगी थी। अम्मा चुपचाप कमरे में चली गई, जबकि वो सूली पर लटकी दोबारा कमरे में आई तो फ़ोन बज रहा था। वो जानते थे फ़ोन बस उसी का आ रहा होगा, और जिस तरह फ़ोन चीख रहा था उसके गुस्से का अंदाज़ा हो रहा था, मगर वो कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे ये फ़ोन इस्तेमाल नहीं करना आता था। ऊपर से वली के बुलावे ने उसके उसान खता कर दिए थे। तुम उसको मोबाइल देख कर भी आया है या नहीं? वो गुस्से से चीखते बुरा हाल था। वो चीखा, गुस्से से उसका बुरा हाल था। अनायत को अपनी शामत साफ दिखाई दी थी। खान, मैंने उन्हीं के हाथ में देकर आया हूँ, उसने जैसे उसे यकीन दिलाना चाहा था, जबकि उसकी बात पूरी होने से पहले ही सदाम ने उसके मुंह पर थप्पड़ खींच मारा था। तुम्हारा कोई महबूब होता तो तुम ये उल्लुओं वाला हरकत ना करता। उसको कहाँ सिलाना आता है, जाहल है हमारा महबूब भी, वो गुस्से से भन्ना रहा था। अनायत एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। वो अक्सर उस पर गुस्सा निकाल देता था। कुछ देर इधर से उधर चक्कर काट कर उसने फिर अनायत को देखा था। कल वो हरामखोर बारात लाएगा, वो मोबाइल बेड पर फेंकते हुए बोला। जी खान, अनायत ने इस बात में सर हिलाया। तो तुम कोयटा से आता उसका गाड़ी को उड़ाकर उसका टांगे तोड़ नहीं सकता, या ये काम भी खुद हमको अपने हाथों से करना होगा, वो सख्ती से बोला था। खान, हो जाएगा, अनायत ने सर हिलाया था। वो कल सुबह जाएगा, मगर वापस अपने कदमों पर ना आए, शाम तक आएगा, याद रखना, उसने जैसे याद दहानी करवाई थी। हो जाएगा खान, उसने फिर यकीन दिलाया तो सदाम ने सर हिलाया था। वो एक बार फिर जरिश को फ़ोन मिलाया कि शायद वो उठा ले, मगर उसे सख्त गुस्सा आ रहा था। वो लड़की दुनिया से कितनी दूर थी।
ये बात तो वो भूल ही गया था कि उसने खुद ही उसे अपनी दुनिया से ये बात तो वो भूल ही गया था कि उसने खुद ही उसे दुनिया से दूर रखा हुआ था। दिन का सूरज निकला तो ज़रिश चाय नमाज पर से उठी। सारी रात उसे नींद नहीं आई थी। अम्मा ने उसके कमरे का दरवाज़ा बजाया तो उसका दिल उछल पड़ा था। वो जानते थे कि वो उसे किस लिए बुला रही थी। तभी वो उठी और कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला। उसकी रोई हुई घबराई हुई आंखें देखकर उन्होंने उसे अपने सीने से लगा लिया था। परेशान क्यों होती है मेरी धी, मैं साथ हूँ, चल, उन्होंने कहा तो उनका हाथ सख्ती से थामती उनके साथ हो ली। कुछ देर में ही वो हवेली पहुँच गए। वो पहली बार हवेली आई थी। बड़ी भी बैठे थे तख्त पर। अम्मा ने उनके हाथ पर प्यार किया तो उन्होंने सर हिलाया था और तस्बीह करते हुए आंखों के इशारे से आने की वजह जाननी चाहिए थी। मुझे मेरी थी को छोटे चौधरी साहब ने बुलाया था जी, उसने कहा तो उन्होंने हैरत से उसकी तरफ देखा। भला वली का क्या काम था इस छोकरी से? उन्होंने सोचा और बैठने का कहा और अंदर पैगाम भिजवाया। वो तवज्जो से उसकी जानब देख रही थी जो बुरी तरह घबरा रही थी और कुछ ही देर में अंदर से बुलावा आ गया था। तुम यहीं बैठो, चौधरी जी ने सिर्फ लड़की को बुलाया, नौकरानी बोली तो उसने माँ का पल्लू थाम लिया था। नहीं, वो रो देने को थी। अरे चल जा, मेरे पोते को और भी काम है, वो गुस्से से बोली तो अम्मा ने उसे इशारा किया और खुद अल्लाह से दुआ करने लगी कि सब खैर हो, जबकि ज़रिश खौफज़दा सी अंदर आई थी। ये कमरा चौधरी साहब का, अंदर चली जा और एहतियात से, गुस्से के तेज़ हैं, नौकरानी कहकर चली गई। जबकि ज़रिश की हिम्मत अंदर जाने की नहीं हो रही थी, मगर वो कुछ हिम्मत करके दरवाज़ा बजाकर अंदर आई तो वली ड्रेसिंग के सामने खड़ा बाल बना रहा था। शीशे में उसका अक्स देखकर मुस्कुराया था। आओ आओ, तुम्हारा तो कल से इंतज़ार था। सुनाओ कैसी जा रही है सदाम फजल ख़ान से आशिकी? वैसे ज़बरदस्त, कल देखकर अंदाज़ा हो गया उसकी चॉइस कमाल है। वो जैसे बोल रहा था ज़रिश ज़मीन में गट्टी जा रही थी। अरे रोने क्यों लगी? तुम्हारी जैसी लड़कियों के लिए ये बातें आम ही तो हैं। तुम्हें मेरे मुंह से अपनी तारीफ़ लगता है पसंद नहीं आई? वो कर परफ्यूम खुद पर छिड़कते हुए सोफे पर बैठकर 1 मिनट को उसने घड़ी की तरफ देखा था। ज़रिश के आंसू उसके अपनी जूती पर गिरने लगे थे। हाँ हाँ हाँ, चलो ठीक है, तुम अपनी आशिकी बरकरार रखो, मगर अब इसमें चौधरी वली की शमूलियत होगी। अब तुम इस कमीने को मेरे लिए उल्लू बनाओगी। नहीं, अचानक ही ज़रिश सख्ती से बोली। ये नामुमकिन था और वली से ज़्यादा घटिया उसने किसी को आज तक नहीं पाया था। अच्छा, वली अपनी जगह से उठा और उसके मुकाबिल आ गया, जबकि ज़रिश उससे खौफ का अगर 2 कदम दूर हुई थी और बाहर जाने के लिए पर तोड़ने लगी, जबकि वली ने उसकी कलाई पकड़कर सख्ती से मोड़ दी थी। ज़्यादा ज़ुबान चलाई तो चुंटी की तरह मसल दूंगा, तुम अब यहीं रहोगी, समझे? बाकी बात तुमसे आकर करूँगा। उसको झटकता बाहर निकल गया था, जबकि ज़रिश अपने मुंह पर हाथ रखकर बुरी तरह से रो दी थी। ये सब क्या था? उसे तो कभी सोचा भी नहीं था उसकी मोहब्बत 2 दुश्मनों के दरमियान पिस जाएगी। वो यहाँ नहीं रहना चाहती थी, उसे फ़ौरन सदाम से मिलना था। वो वहाँ से भागी और अम्मा के पास आई, जो उसे रोता देखकर परेशान हुई, जबकि उनके चेहरे पर अलग खौफजदगी थी। अम्मा चले, उसने कहा तो वो सर हिला गई, जबकि बड़ी बी ने आवाज़ देकर उन्हें रोक लिया था। ए छोकरी, तू यहीं रहेगी जब तक वली नहीं आता, वो मसरूफ़ सी बोली। बड़ी बी, खैरियत वली सरकार? अब तू पूछेगी हमसे? वो चीखी तो वो खामोश हो गई थी और ज़रिश का हाथ छोड़ा। अम्मा नहीं, मुझे नहीं रहना। अम्मा मुझे क्यों छोड़ कर जा रही हैं? ज़रिश तो बच्चों की तरह भी लग उठी थी। वो बेबस हो गई, जबकि चौधरी सिकंदर ने घूरी सी डाली थी। ए, इतना ड्रामा क्यों कर रही है? कल चली जाएगी तो अपने घर चल जा। अब रुकैया के साथ किचन में, और तू भी जा। सर में दर्द कर दिया, वो नहुअत से बोली तो अम्मा खामोशी से बाहर की जानब चल दी, जबकि ज़रिश ससकती रही थी। सदाम, अम्मा, अब्बा और दूसरी तरफ वली। उसका दिल बैठने लगा था। गाड़ी तेज़ी से ड्राइव करता वो शाम होने से पहले घर पहुंच जाना चाहता था। सदाम फजल ख़ान के दोनों मोहरे उसके हाथ में थे और वो अपनी उंगलियों पर निचवाना चाहता था सदाम को। तभी वो तेज़ी से ड्राइव करता गांव की तरफ बढ़ रहा था कि उसकी गाड़ी की ब्रेकें आउट ऑफ कंट्रोल हुई थी और वो गाड़ी संभाल नहीं सका। गाड़ी दरख्त में जाकर बजी थी और चौधरी वली के गिर्द रफ्ता रफ्ता सारा गाँव जमा होने लगा। मगर ये गाँव दुश्मनों का था, जहाँ से वो इनकी इज्जत छीन कर बड़ी शान से आज लेकर जाने वाला था। ये जाने बगैर के मुकाबिल उसकी रूह खींच लेगा, अपनी कमज़ोरियाँ उसके हवाले नहीं करेगा। खान, काम हो गया, अनायत ने कहा। बहुत खूब अनायत, मरना नहीं चाहिए, ज़िंदा रख उसे, वो सुकून से बोला। ज़रिश के पास जाने की तैयारी करने लगा था। जी खान, जिंदा है, टांगों पर चोटें आई हैं, हॉस्पिटल पहुंचा दें? वो सवाल करने लगा। सदाम ने सर्द नज़रों से उसकी तरफ देखा था। तुम ज़्यादा रहम दिल ना बने तो बेहतर है। पहले ये बताओ, वो नीच मिला? उसका सवाल उसकी जानब था जो उसके खिलाफ सारी साजिश करके गया था। जी खान, उसका पता मिल जाएगा। तुम सुस्त हो गए अनायत, वो ढाड़ा था। माफ़ी चाहता हूँ खान, अनायत सर झुका गया था। उसका मुर्दा लाश उसके गांव में फंकवा दे, उसने हुक्म दिया था। जी खान, अनायत सर हिलाता चला गया, जबकि सदाम ने मोबाइल पटखा था। ढोला सही, तुम मरेगा हमारे हाथों से, इतना तड़पाएगा तो हम तुम्हारा जान नहीं बख्शेगा, वो गुस्से से बोला और ब्रश ड्रेसिंग पर फेंक कर कमरे से निकला तो जाना रास्ते में आ गई थी। सदाम उसे इग्नोर करता जाने लगा था। लाला,
मुझे माफ़ कर दें। उसके कदमों में बैठी तो पहली बार सदाम फजल खान की जान पर बनी थी। खड़ा हो 1 मिनट में, वो तेवरी बिगाड़े बोला और उसका सिसकते वजूद को अपने बाजुओं के हिसार में लिया था। तुम्हारा शादी उस वली से नहीं होगा, घबराओ मत, उसने उसे तसल्ली दी थी। जानती हूँ, मगर मेरा भाई मुझसे दूर हो गया। वो रोती तो सदाम के लब मुस्कुरा दिए थे। बिल्कुल ऐसे ही जरिश भी उसके लिए रो देती थी। दिल उससे मिलने को और मचलने लगा था, मगर सदाम लबों से एक लफ्ज़ भी कहे बिना उसके सर पर हाथ रखता बाहर निकल गया था। जाना जानते थे वो अपने असूलों के खिलाफ कभी नहीं जा सकता। आयशा ने 2 दिन कमरे में गुजार दिए थे। हवेली में एक नए वजूद का इजाफा हो चुका था, मगर उसे तो अपनी पड़ी थी। बुखार से उसका वजूद झुलस चुका था। आज वली ने दूसरे गांव बारात ले जानी थी, मगर अब तक वली ही नहीं आया था। उससे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ा था। कौन सा उसने जाना था? उसकी हालत थी भी नहीं ऐसी, और ना ही हवेली में कोई ऐसा स्वागत हो रहा था। अम्मा से तो वो बात भी नहीं कर रही थी। खुद ही कमरे से निकलकर वो किचन में आई तो पानी की प्यास से गले में कांटे उग गए थे। उससे पानी पीना चाहा कि किसी ने नरमी से उसकी कमर में हाथ डालकर उसे खुद में पींच लिया। क्या आयशा की चीख निकल गई थी, जिसे शहरयार के हाथ की सख्त गिरफ्त ने दबा दिया था। छोड़ें, छोड़ें, वो खुद को छुड़वाने लगी। लो, इतने से कुर्बत पर खुद को आँख में चौंक लिया। लगता है तुम्हें मज़ीद वक्त देना चाहिए मुझे। वो हंसा। घटिया इंसान है आप, वो उससे बोलते उससे लग हुई थी। अच्छा, मुझे नहीं पता था। वैसे ये बात अभी ही पता चली है मुझे, पहले तो नहीं थी। उसे जिद कर रहा था। आप कितने गलीज़ हैं, वो सिसकी। सबके सामने शरीफ तरीन इंसान शख्स के अंदर क्या था? उसकी इज्जत का लुटेरा। वो सोच ही रही थी कि जरिश अचानक ही किचन में आ गई थी। आयशा ने उसकी जानब देखा। इससे पहले शहरयार मुतवज्जो होता वो वहाँ से गायब हो गई थी। आयशा को हैरत हुई। इस लड़की को तो पहले कहीं देखा था उसने। दूर है मुझसे, इंतकाम तो ले ही लिया ना आपने। वो अपनी तवज्जो सामने अच्छे से तैयार श्यार शख्स पर करती हुए बोली थी, जबकि शहरयार मुस्कुराकर उसकी आंखों के फूले पपोटे देख रहा था। अच्छा, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है ये इंतकाम ख़त्म हो गया? वो उसके नज़दीक हुआ, जबकि आयशा फिर से उससे दूर हुई थी। शहरयार, मुझे बख्श दें, मत गिरें इतना। वो सिसक उठी थी। मैं गिरा हूँ? मैं? आयशा बीबी, तुम गिरी हो। मोहब्बत की धसियाँ तुमने बिखेरी हैं। तो इसके चीथड़े तुम इतने बुरे क्यों लग रहे हैं? उसका हाथ सख्ती से झकड़ता उसे अपने नज़दीक कर गया, जबकि आयशा का दिल बैठ गया था। उसकी उंगलियों की बेबाक हरकत अपनी कमर पर महसूस करके वो तरप उठी, मगर मुकाबिल उस पर रहम खाने के इरादे नहीं रखता था। उससे दूर हो जाना चाहती थी। छोड़ें, वो चीखी। आवाज़ बंद करो। वो उससे ज़्यादा चीखा। हवेली में चुंके से बाहर की जाना थे, तभी उसे आवाज़ों की परवाह नहीं थी। मोहब्बत को जलील कर दिया तुमने। और जो आप कर रहे हैं, उसकी गिरफ्त में फिड़फिड़ाई थी, जबकि शहरयार ने उसे मज़ीद खुद से नज़दीक किया। उसकी कुर्बत में जब मदहोशी थी। क्या कर रहा हूँ मैं? बस अपने साहब का हकूक़ ही तो वसूल कर रहा हूँ। उसकी गर्दन पर अपनी उंगलियों का लम्स छोड़ता वो मज़ीद उस पर झुका था, तो आयशा ने अपने जिस्म की गोया पूरी ताकत लगाकर उसे खुद से दूर झटका था। शहरयार ने संजीदगी से उसे देखा। मैं खुद को मार लूँगी, समझे आप? अब दफ़ा हो जाए यहाँ से। वो बुरी तरह रोती अपनी गलाई पर छुरी रख गई। आंखों में ऐसा तासुर था कि आर हो जाएगा या पार। शहरयार ने उसकी जानब देखा और बाहर निकल गया। वो उसको नुकसान पहुँचाकर भी नुकसान नहीं देना चाहता था। तभी वो चुपचाप निकल गया था, जबकि वो वहीं बैठी सिसक उठी। किसको बताए? आखिर किसको? कौन था उसका? माँ ने ही तो ये सब करवाया था, और बाप उसको देखता ही कब था? और बाकी सबको कैसे कैसे अपने लुटने की दास्तान बताई। उसकी सिसकियाँ घुटे घुटे पूरे किचन में गूंजी, तो जरीश जो कब से बाहर खड़ी थी उससे रहा नहीं गया और वो अंदर आ गई थी। माफ़ी चाहती हूँ बीबी जी, मगर आप ऐसे मत रोएं। वो कुछ झिझकती बोली, जबकि आयशा ने उसकी तरफ देखा, अपने आंसू साफ किए और अपनी जगह से उठी। जरीश को लगा उसे बुरा लगा है। तभी वो खामोशी से बाहर जाने लगे कि आयशा की आवाज़ पर रुकी। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? खुद को संभालते वो संजीदगी से बोली थी। वो छोटे साहब ने बुलाया था जी, और उन्होंने कहा कि यहीं रहूं। जरिश को रोना आया, जबकि आयशा को वली पर गुस्सा आया। एक भाई उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा था, जबकि दूसरा किसी मासूम को तकलीफ़ पहुंचा रहा था। तुम मत रो, चले जाओ अगर जाना चाहती हो, वो बोली। लहजे में मजबूती थी। मुझे अपनी अम्मा के पास जाना है। यहाँ तो कोई जगह नहीं है मेरे लिए। वो कब से यूं ही फिर रही थी, न बैठने की जगह न सोने की। आखिर करती क्या वो? आयशा को उस पर तरस आया। तुम मेरे रूम में रह लो। वो मुस्कुराई तो जरीश ने उसकी तरफ देखा। इससे पहले वो कुछ बोलते कि आयशा ने उसका हाथ पकड़ा और अपने साथ ले गई थी, जबकि जरीश को कुछ सुकून आया था। कोई तो था रहमदिल, वरना वली से वो शिद्दत से खौफजदा थी। पूरे गांव में आग की तरह ये खबर फैली थी कि वली बहुत बुरी हालत में खेतों में पाया गया था। ये सबके लिए हैरानकुन बात थी, जबकि शहरयार सर पर पाँव रखे दौड़ा था। वली की हालत देखकर उसके कदमों तले ज़मीन खिसकी थी। फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचाकर वो डॉक्टर का इंतज़ार कर रहा था, जो कि आधे घंटे बाद निकला।
छोटी चौधरी अब बेहतर है, सिर्फ चोटें ज़्यादा आई हैं, बाकी वो ठीक है, डॉक्टर ने कहा। तो शहरयार ने सुकून का सांस लिया और फ़ौरन डॉक्टर की इजाज़त लेकर अंदर कमरे में वली के पास गया था। तो वली होश में था, दीवार को घूर रहा था। तुम ठीक हो? उसका हाथ थाम कर बोला। सदाम को कत्ल करना है, उसकी बहन को कत्ल करना है, उसकी माशूका को कत्ल करना है, वो दांत किचकिचाकर बोला। तो शहरयार ने सर्द सांस खींची थी। मैं सरपंच से बात करता हूँ, उसने कहा। बस, वली चीखा। वो ज़ख्मी शेर लग रहा था इस वक्त। मज़ीद एक लफ्ज़ और नहीं। क्या वो मुझे भी मेरे बाप की तरह बेबस समझता है? वो धाड़ रहा था। शहरयार खामोश हो गया। गुस्सा तो उसे भी बहुत था, मगर वो जानता था ऐसा कुछ होगा, क्योंकि वली ने भी सदाम के कलेजे पर हाथ मारा था। बदला तो निकलना ही था। तुम सब्र कर सकते हो, शहरयार ने उसे समझाना चाहा। शहरयार, मुझे अकेला छोड़ दो। उसे सर्द नजरों से उसे देखा और खामोशी से बाहर निकल गया। वो जानता था यह सिलसिला यूं नहीं रुकेगा, इस तरह तो वो दोनों एक दूसरे की जान ले लेंगे। सदाम काफ़ी खुश दिखाई दे रहा था, मगर वो भूल चुका था इसे वक्त ही था। हॉल में बैठा सिगरेट के कुछ लेते हुए वो जरीश के बारे में सोच रहा था। इसे वक्त नहीं मिल रहा था उसके पास जाने का और उसे मोबाइल का तरीका समझाने का। वो चाहता था उसके मोबाइल की ट्यून बार बार बजे उसके मैसेज से, मगर अफसोस वो कब भी नाशकाना तरीक़ों को जानती थी, जबकि आज तो जश्न का दिन था। वली को उसकी औकात और हैसियत अच्छे से याद करवा कर वो काफ़ी खुश लग रहा था कि उसका मोबाइल बजा। नंबर देखकर उसकी बाँछें खिली थी। हुक्म सरदार, वो दोस्ताना लहजे में बोला। तो मुकाबिल की जानब से कहका उभरा था। कैसे हो खान? A1, तुम कैसा है? कैसा वापसी हुआ पाकिस्तान? वो बालों में हाथ फेरते हुए बोला था। बस लंदन की गलियों से दिल भर गया था, सोचा पाकिस्तान आ जाऊं। मुकाबिल अपनी आदत से मजबूर होकर बोला। तो सदाम ने नफ़ी की थी। तुम नहीं सुधरने वाला, अजीब इंसान है, कभी आशिकी का मायने जान गया तो हज़ारों पर मंडाना छोड़ देगा। वो बोला तो मुकाबिल हंसा था। तुम्हारा लहजा बता रहा है गज़ब का इश्क हो चला। मुकाबिल ने बात छेड़ी तो जरीश का हसीन चेहरा निगाहों में घूम गया था। हसरत ही रह गया, यार का दीदार नहीं हो पा रहा। वो ठंडिया बढ़ते हुए बोला था, जबकि मुकाबिल फिर हंस दिया था। दुनिया बहुत आगे निकल गई है मेरे भाई, मोबाइल जिंदाबाद। मुकाबिल ने जैसे उसकी तवज्जो मोबाइल पर करवाई थी। साईं, हमारा साईं ज़रा अनपढ़ सा है, बस हमारा दिल का ज़ुबान पढ़ता है। उसने कहाँ ये मोबाइल शुबाइल का पता होगा। खैर, तुम कब आ रहा है, जल्दी बताएगा? सदाम ने बात बदली थी। तो मुकाबिल ने नफ़ी की। नहीं भाई, तुम्हारे गाँव की जाहिल देवियाँ मेरे काम की नहीं, मुझे दूर रखो। और तुम्हें पता है ज़रा मेंटल सा बंदा हूँ, अपनी पसंदीदा चीज़ों के बिना नहीं रह सकता। वो मजबूरी बयान करने लगा, जबकि सदाम ने ज़बरदस्त गाली से नवाजा था। घामड़ आदमी, तुमको कल यहाँ पहुँचना है, बाबा सही खुश होगा तुमको देखकर। और तुम जानते हैं तुमसे ज़्यादा मेंटल है, समझा? वो हुक्मिया कहकर फ़ोन बंद कर गया, जबकि मुकाबिल अरे अरे करता रह गया था। कॉल बंद करके उसे हाथ की तरफ देखा था जो मोबाइल की जानब देखते हुए आ रहा था। हाथ सही, कैसा मिजाज है? वो खुश इखलाकी की इंतहा पर था कि हाथ हंसा था। आज तो आप खुश दिख रहे, उसके नज़दीक आया। अरे हम बहुत खुश इखलाक बंदा है, तुम सबको न जाने क्यों ऐसा लगता है कि हम सड़ा हुआ है। वो मज़े से बोला। हाथ हंस दिया। कैसे बताता, वो वाकई सड़ा हुआ इंसान था। सदाम जबकि उसका शाना थपथपाकर बाहर चला गया। आज घुड़सवारी का मूड था, जबकि उसका सुल्तान बाप भी बनने वाला था और वो उसकी पीठ पर घुड़सवारी करना चाहता था। हाथ सदाम को देखकर ऊपर जाने लगा कि किचन में से नूर दिखाई दी थी। वो किचन में आ गया जानबूझकर। उस दिन के बाद उसके दिमाग ने एक सोच ली थी, मगर वो मुयस्सर नहीं थी, तभी वो अपनी सोच पर अमल नहीं कर सका था। वो अंदर आया तो नूर जो सलाद काट रही थी रुक गई थी। कॉफ़ी तो मुझे, वो चेयर पर बैठकर मसरूफ़ अंदाज में बोला था। नूर का दिल तो किया इनकार कर दे, समझता क्या था वो खुद को, वो सबसे अलग था और काफ़ी ऊँचा भी। उसके देखने के अंदाज से मुकाबिल परेशान हो जाए कि न जाने वो उसका एक्सरा कर रहा था। तभी वो बिना कुछ बोले उसके लिए कॉफ़ी बनाने लगी। हाथ तिरछी नज़रों से उसे देख रहा था। 5 मिनट में कॉफ़ी तैयार हुई और उसने वो हाथ के सामने रखी थी कि उसे रखने से पहले ही हाथ ने उसकी उंगलियों समेत कॉफ़ी का कप थाम लिया। उसका अंदाज़ बहुत गलत था, जबकि लबों की तराश में अजीब मुस्कुराहट। नूर काम सी गई, मगर वो बुज़दिल नहीं थी। तभी उससे अपना हाथ झटक कर छुड़ाया तो कॉफ़ी का मग हाथ भर गिरा था। यू बिच, वो चीखा। इससे पहले उस पर हाथ उठाता नूर ने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा था। मुझे गाली देने के बारे में अगली बार सोचना भी मत, तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ मैं, वो गुस्से से चिल्लाई। हाथ से कम से कम वो 2 साल छोटी ही थी, मगर उसके किसी भी अंदाज में घबराहट नहीं थी। हाथ हैरानगी से उसे देख रहा था जो किचन से बाहर भाग गई, जबकि हाथ ने सारी टेबल उलट दी थी। तुम्हारा ऐसा बंदोबस्त करूँगा कि पनाह मांगूगी, वो मोबाइल पर नंबर डायल करते हुए बड़बड़ाया था। बिस्तर पर पढ़कर उसको ऐसा लगा जैसे उसके बिस्तर में आग लग गई हो। तेरी बहन तो मेरी ही बीवी बनेगी, उसने सोच में सदाम को जैसे ललकार कर कहा था, वो भी बहुत जल्द। कितनी बार टुटवाएगा मेरी टांगें?
वो शदीद गुस्से से अपनी जगह से उठा था। टांगों पर बाजू पर चोट ज़बरदस्त थी, मगर नफ़रत की आग सुकून नहीं लेने दे रही थी। तभी वो बिस्तर से उठकर चलने की कोशिश करने लगा। लड़खड़ाया, गिरा, मगर खुद ही संभालता इंतकाम की आग में चलता वो हॉस्पिटल से बाहर निकल आया था। शहरयार वहीं था, मगर इस वक्त कहाँ था वो नहीं जानता था। उसका ख़ास मुलाजिम उसको देखकर उससे कहा था और वली ने उसके बोलने से पहले उसको गाड़ी चलाने का हुक्म दिया, जैसे वो हर हाल में मानता। तभी वली की गाड़ी दुश्मनों के गांव की सिमत चल पड़ी थी। वो क्यों मौत के कुएं में जा रहा था ये बात तो मुलाजिम भी नहीं जानता था, मगर वो खामोशी से चिल्लाता रहा। खान हवेली से काफ़ी फासले पर गाड़ी रुकवा कर वो रात की स्याही में इस हवेली को देख रहा था, जिसे वो जलाकर भस्म कर देना चाहता था। मगर इसके अंदर वो वजूद भी था जिसे चूंटी की तरह मसल कर वो हकीकत में सदाम की टांगें हाथ पांव तोड़ देना चाहता था। जबकि जरिश को इतनी जल्दी वो मंजर पर नहीं ला सकता था, इसलिए तो वो फैसला कर चुका था। उसे फ़ौरन गाड़ी का दरवाज़ा खोला था। माफ़ी चाहता हूँ छोटे चौधरी, मगर आप यहाँ कहाँ? मुलाजिम समझा नहीं। अपनी मंग से मिलने जा रहा हूँ, अब इन ज़ख्मों पर मरहम वही रखेगी, उसने सर्द लहजे में कहा। तो मुलाजिम हक्का बक्का रह गया था, जबकि वली आगे चलने लगा। उसके लिए घर में दाखिल होना मुश्किल नहीं था। दीवार फैलांग कर वो अंदर दाखिल हुआ तो पाँव की तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त सी हो गई, मगर अफसोस के वो कराह नहीं सका और इंतकाम ने उसे सुकून लेने नहीं दिया। वो अंदर चुपके से दाखिल हुआ। आधी रात का समा था। दुश्मन इतने सुकून से कैसे सो सकता है? वो मकरूह हंसी हंसा और ऊपरी जानब आ गया था। वो जानता था जाना का कमरा कौन सा है। बहुत पहले वो सारी तहकीक निकलवा चुका था और ये भी जानता था कि सदाम भी उनकी हवेली के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ है। हैंडल घुमाया और किस्मत का साथ था कि दरवाज़ा खुलता चला गया। बेड पर सफ़ेद आंचल एक तरफ फैलाए सफ़ेद लिबास में अपने मोमी हाथों को मेहंदी से सजाती उड़ते बालों की आवारा रट्टों को बेपरवाह छोड़े वो हुस्से मुजस्सम उसके सामने था। वो जैसे उसके नुखेस हसन के सहर तले बिल्कुल इसी खामोशी से कमरे में दाखिल हुआ था। अजीब एहसास ने पूरे वजूद को जकड़ लिया था। उसकी दिलकशी हवासों को मफलूज करने को थी कि किसी की मौजूदगी पाकर वो खुद मुड़ी और पट्टियों में जकड़े वजूद को अपने सामने देखकर उसकी बेसाख्ता चीख निकली थी। जिसे वली ना रोकता तो ज़रूर वो सदाम को यहाँ बुला लेती और शायद वो यहाँ से ज़िंदा नहीं जाता, मगर उसका मकसद कुछ और था। वो कुछ और सोच कर यहाँ आया था और अब उसकी धड़कनें मुकाबिल के हुस्न के शहर में धड़क रही थी। मगर अफसोस ता देर नहीं, जल्दी वो अपनी आंखों के जाविये बदलता सख्त खबासत भरी नज़रों से उसको देखने लगा, जो इतनी पिद्दी सी उसे बदला लेने उसके अस्तबल पहुँची हुई थी। हाँ, जिसे वो पंचायत में बदनाम कर चुका था। होना तो उसे उसका ही था, ये तो तय था। क्या मेरे लिए लग रही है ये मेहंदी? उसके मुंह पर सख्ती बढ़ाते हुए बोला। जाना का दम खुश्क हो गया। उसे इस शख्स से बहुत खौफ महसूस होता था और वो कैसे उनके घर में और फिर उसी के कमरे में वो पत्ते की तरह कांप रही थी। अरे तुम तो रोने लगी, इसमें रोने वाली क्या बात है? मंगो मेरी। मगर अफसोस मुझे मेहंदी बहुत बुरी लगती है। उसने एक हाथ से उसका मोमी हाथ पकड़ा, जबकि दूसरे हाथ से अब भी लबों को सख्ती से बंद किया हुआ था। जाना के लिए ये लम्हे रूफज़ा थे, मगर वो उसकी गिरफ्त में जकड़ी खड़ी थी क्योंकि पुश्त पर दीवार थी। उसके हाथों की हरकत पर उसका कांपता वजूद मजीद कांप उठा। आंसू टूट टूट कर वली के हाथ पर गिरने लगे थे। जाना उससे अपना हाथ छुड़वाना चाहती थी, मगर वली ने उसकी सारी मेहंदी को बर्बाद कर दिया। फिर अपने हाथ को देखा जिस पर मेहंदी लग चुकी थी और वो लड़की कितना रोई जा रही थी। उसे जाना की आंखों में देखा जो खौफ से फैल रही थी। अगर तुम बोली, चीखी या किसी को बुलाने की कोशिश की, नहीं, तुम बोलोगी भी, चीखोगी भी और बुलाओगी भी अपने उस दो टके के भाई को, तभी बर्दाश्त करो। मैं भी तुम्हारे जलील भाई की वजह से बहुत तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहा हूँ, मगर वो मुझे फ़कत जिस्मानी दे सकता है और मैं उसको अंदरूनी अजियत दूंगा। उसको एक झटके से मोड़ता उसके मुंह में अपना उसका दुपट्टा ठोंसता हाथ बांध गया था। चानक फड़फड़ा गई थी। वो बेबसी से उसके मुस्कुराते लब देखने लगी। खूबसूरत हो, काफ़ी दिलकश भी, सफ़ेद रंग ज़्यादा पहनती हो और डरपोक भी। अगर सदाम की बहन ना होते तो तुम्हारे साथ चांस बनता था, मगर अब नहीं। उसने इधर उधर देखते हुए बेडशीट से अपने हाथ साफ कर दिए। चाना सहमी सी दीवार से लगी हुई थी। वली उसको तवज्जो से देखने लगा। कल परसों या उससे अगले दिन शायद तुम मेरे कमरे में हो, वहाँ मैं तुम्हारी नज़रों में से ज़्यादा खौफ देखना चाहूँगा। मुस्कुराता सरशार सा उसके चेहरे पर उंगलियाँ चलाने लगा, जबकि जाना ने उसका हाथ झटका और वली ने उसके मुंह पर थप्पड़ खींच मारा था। वो वहीं रुक गई थी। जुर्रतें इतनी रखना जितने की मैं इजाज़त दूँ। अगली बार तुम्हें देखने काबिल भी नहीं छोड़ूंगा। मेरा हाथ झटका तो। आंख से टूटे मोती को झुककर लबों से चुनते वो बहुत नज़दीकी से उसकी साखत चामत पुतलियों को देखे गया और फिर उसके मुंह से कपड़ा निकाल कर उसे अपनी बाहों के हिसार में ले लिया। जाना किसी टूटी डाल की तरह उसके वजूद का हिस्सा बनी थी। मुस्कुराओ, वली तस्वीर बना रहा था। जाना जैसे कुछ समझने की सलाहियत नहीं रखती थी। वो इसी तरह उसको देखेगी, जबकि वली ने शाने उसका आकर दो चार तस्वीरें लीं जिसमें कहीं से भी जाना के बंधे हुए हाथ दिखाई नहीं दे रहे थे। वली मुतमईन सा दोबारा उसके दूर होते वजूद को देखने लगा, जो चिल्लाना चाह रही थी, मगर उसकी एक घूरी ने उसके गले में आवाज़ का गला गूंद दिया था।
मुलाकात बहुत करीब से होगी अगली। उसके चेहरे पर अपनी उंगलियों के निशान देखकर मुस्कुराता हुआ कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया था, जबकि चाना ने वह मुश्किल अपनी चीख का गला घोंटा। सिसकियों ने पूरे कमरे को अफसुर्दगी की लपेट में ले लिया था। डर, खौफ, उसका लम्स, वो खुद को बेदर्दी से साफ करने लगी। वो दोबारा जीप में सवार हुआ तो जैसे उसे लगा किसी ने उसको देख लिया। वो बार बार मुड़कर देखने पर मजबूर हो रहा था, मगर दिखाई कोई नहीं दे रहा था। वो बाहर निकला, तब भी उसे लगा किसी ने उसका ताकुब किया, मगर पीछे मुड़ने पर वो अंधेरा, खामोशी और हूक आलम। वो कंधे झटकता बाहर निकल गया। अगर कोई था भी तो सामने आता, मगर वो सामने नहीं था। तभी वली अपनी गाड़ी में सवार हुआ और ड्राइवर को चलने का इशारा किया था कि अचानक नजर मेहंदी लगे हाथ पर गई तो वो बेसाख्ता इस हाथ को काट गया, इस बुरी तरह कि उसके हाथ से मामूली खून की बूंदें निकलने लगी थी। एक बार तुम मेरे शिकंजे में तो फंसो। वो किसी और ही ट्रैक पर उतरकर सोच रहा था। फितरी से जज्बे उसके अंदर जाना को देखकर उठ रहे थे। फिर उसका डरना, सहमना कमाल था। वो हॉस्पिटल जाने की बजाय घर आ गया था। उसका सर बुरी तरह चकरा चुका था। वो जानता था शहरयार उसे ढूंढते ढूंढते आधा पागल हो जाएगा। तभी उसने उसे मैसेज किया कि वो घर है, और फ़ोन रखकर वो बिस्तर पर ढेर हो गया। अपनी हिम्मत से ज़्यादा उसने आज हरकत की थी। अचानक उसे अपने बनाए गए खेल का ख्याल आया था। सदाम, तुम नहीं जानते तुम्हें कितना बड़ा सदमा लगने वाला है। वो हंसान मोबाइल उठाकर अपने साथ खड़ी उस महजमी को देखने लगा था। फिर एक और ख्याल दिमाग में कंधा, मगर इस ख्याल को कल पर टालकर वो पुरसकून नींद सोने की कोशिश करता कि उसकी टांगों में दर्द की ठीसें उठी। मुलाजिम उसके कहने पर डॉक्टर को लेने चला गया, जबकि रफ्ता रफ्ता सबको उसकी आमद की खबर हुई और सब उसके कमरे में जमा होने लगे। मज़ीद 2 दिन गुजर गए। वली की तरफ से उसे इस खामोशी पर यकीन नहीं आ रहा था, जबकि वो अपनी महबूबा से भी हफ्ते भर से दूर था। आज तो वह हद कर चुका था उससे मिलने का और उसे समझाने का कि मोबाइल आखिर नाम किस बला का है। तैयार होकर वो डेरे पर आया और अनायत से सारी मालूमात ली, जबकि उसे अनायत पर गुस्सा आया कि आखिर वो चूंटी जैसे इंसान को ढूंढ क्यों नहीं पा रहा। सुस्त हो चुका है तुम बिल्कुल, सुल्तान की महबूबा की माफिक। चलो, मानता है उसका तो मसला सुल्तान बिगड़ा है, तुम्हारे साथ कौन सा तकलीफ़ हो गया। वो गुस्से से बोला, जबकि उसकी मिसाल पर अनायत शदीद शर्मिंदा हो गया था। अभी वो जवाब देता कि उसके सेल फ़ोन की बेल बजी। उसने खोला, अननोन नंबर था जिससे कुछ तस्वीरें भेजी गई थी। उसने तस्वीरें खोली तो गोया उसके सर पर पहाड़ टूट पड़ा था। ये सब जाना की तस्वीर वली के साथ, जबकि अगली तस्वीर जरीश के साथ, और नीचे टेक्स्ट में वो पूछ रहा था उसके साथ कौन सी जचती है। सदाम के तन बदन में आग लगी, जबकि दिल को पतंगे से लग गए थे। अब समझ आया था कि जरीश इतने दिन में एक बार भी ना मिलने आई, यानी उनकी हकीकत वली जान चुका था। सदाम ने मोबाइल ज़मीन पर फेंक कर मारा और तनफन करता हवेली की जानब आ गया था। जाना, वो एक बार फिर बिल्कुल इसी तरह थाड़ा, जबकि जाना की चीख निकल गई और वो फूट फूट कर रोती थी। वो जानती थी सदाम क्या सवाल करेगा और वो क्या जवाब देगी, उसे समझ नहीं आ रहा था। उसकी दूसरी धाड़ पर वो कमरे से निकली, जबकि वो किसी भूखे शेर की तरह उस पर चपटा। अगर माँ बीच में ना आती तो उसे जान से मार देता। उसने आज अपने आप को अपनी माँ से नहीं छुड़वाया था। छोड़ो मुझे, तुम्हारा कमरे में वो नापाक इंसान आया और तुमने 2 दिन तक हमको बताने का सहमत नहीं किया। तुम्हारा दिल मैला है, हमने तुम पर यकीन ही गलत किया। साला हम है ही उल्लू का पट्ठा। वो धाड़ रहा था, बेकाबू हो रहा था। हाथ भी हंगामे की आवाज़ सुनकर कमरे में आ गया और मंजर देखकर भाई की जानब दौड़ा था। लाला, उसे रोका जो रोती हुई जाना को भस्म कर देना चाहता था। जाना अपनी सच्चाई बयान करना चाहती थी, मगर अब भी उसकी गलती थी। अपनी बुज़दिली और खौफ से उसने किसी को कुछ नहीं बताया, जबकि लाला को पता चल चुका था। शाम ही इस नीजात से इस कमज़र का शादी है और इसके बाद हमारा तरफ से तुम्हारा इलाज जहन्नम बसे लो। अपने बाप को फैसला सुनाता वो हाथ को झटक कर बाहर निकल गया, जबकि जाना थक से रह गई थी। बाबा सही, बस जाना, तुम हमको तो बता सकता था, वो अफसोस से बोले। बाबा सही, मैं डर गई थी। इतनी सी गलती कितनी बड़ी सजा मत सुनाई, वो सिसकी, जबकि वो बिना कुछ बोले दोबारा कमरे में चले गए थे। हाथ, उसने हाथ की तरफ देखा था। मैं लाला से बात करता हूँ, तुम मत रो। हाथ ने उसको जैसे तसल्ली दी, मगर अब सब जानते थे वो सब होगा जिसको कोई नहीं चाहता था, जबकि कोई था जो चुपचाप मुस्कुरा दिया था। उसके खेल तैयार करने से पहले ही शिकार फंस चुका था और एक बार फिर सदाम को जिक पहुंच चुकी थी। वो बुरी तरह रोती आयज़ा के पास आई तो आयज़ा, जो अपने ज़ख्मों को सोचकर खुद खौफज़दा बैठी थी, उसके इस तरह रोने से परेशान सी हो गई थी। क्या हुआ जरी, तुम रो क्यों रही हो? वो उसकी जानब मुड़ी थी। आयज़ा, छोटे चौधरी ने, वो फूट फूट कर रो दी, जबकि आयज़ा का दिल कांपा। अम्मा ठीक कहती थी, दोनों भाई अपने बाप पर गए। क्या किया वली ने? वो गुस्से से सुर्ख होती पूछ रही थी। गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर वो फ़िलहाल कुछ करने की पोजीशन में नहीं थी। मगर जरीश को तसल्ली तो दे सकती थी, उसके माँ बाप के पास तो भेज सकती थी। वो मुझे ज़बरदस्ती पकड़ कर तस्वीरें बनाते हैं। वो सिसकी, जबकि आयशा का दिल सहम गया था। यहाँ तो किसी भी लड़की का रहना ठीक नहीं।
उसे अम्मा का फैसला पहली बार बजा लगा, मगर ऐसा फैसला जो उसे बेआबरू कर दे और वो इतनी मुतमिन हो जाए कि दोबारा उसके पास आकर उसे पूछे भी ना कि कैसी हो। उसने जरिश को गले से लगा लिया। तुम अपने घर जाओ, उसको प्यार से पुचकारती चुप कराती बोली। अजीब कशिश थी सी उसमें, जैसे बहुत अपनी हो। जरिश ने एकदम खुश होकर उसकी जानब देखा था। हाँ ना, जाओ तुम, वो उसको देखकर मुस्कुराई थी। आप सच कह रही हैं? जरिश गम बुलाए उठी थी। बिल्कुल सच। उसको खुश देखकर आयजा भी खुश हो गई थी। मगर पहरेदार रोक लेते हैं, वो अफसरदा हुई। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। वो उठी तो जरिश का दिल किया खुशी से झूमे। वो दोनों बाहर आई तो मामूल की तरह चहल पहल थी। ए, कहाँ जा रही हो? पाँव दबा मेरे। तख्त पर बैठी बड़ी बी ने उसे पुकारा तो वो रुक गई थी। उनके पाँव दबाते दबाते उसके हाथ दुख जाते थे। वो यहाँ नहीं रहना चाहती थी। एक हफ्ते से वो जैसे अजाब में फंस गई थी, जिससे उसे कोई रिहाई नहीं दिला सकता था। उसे आयजा की तरफ देखा। दादी जान, वो मुलाजमा नहीं है यहाँ पर? आयजा की आवाज़ पर उन्होंने हैरत से देखा। तो अपनी शक्ल गुम कर ले तो बेहतर है, मेरे सामने मत आया कर। मेरे पोते की इज्जत पर लात मारकर तेरी इतनी ज़ुबान खुल गई? वो चिंगारी तो आयजा उनकी हमायत पर सिसक उठी। दिल तो किया सारा मन में बड़ा जहर उन पर अंडेल दे, मगर नहीं, एक बार फिर उसके जख्म खुल चुके थे। वो कमरे में भाग गए जबकि जरीश इस कैद पर सिसकते उनके पाँव दबाने लगी थी। जान लगा। उन्होंने टांग खींच कर मारी तो वो आवाज़ से रोने लगी। उसका दिल, उसका जिस्म, उसका नाजुक मिजाज जो सदाम की ही बदौलत था, ये सब सहन नहीं कर पा रहा था। वली के फ़ोन पर बेल मुसलसल बज रही थी कि उसकी आँख खुली और नींद में ही उसने फ़ोन उठा लिया था। कौन? वो फाड़ खाने को दौड़ा था। तुम्हारा मौत, मुकाबिल की संजीदा आवाज़ उभरी जबकि वली का कहका निकल गया था। ओह अच्छा, यानी साले साहिब। यार मैसेज पर बता देते कौन सी मेरे साथ सूट कर रही है। वो सीधा होकर मज़े से बोला था। उसको अपना जीत समझकर हम तुम्हें बेवकूफ़ लगेगा? इसको अपना जीत समझकर तुम हमें बेवकूफ़ लगेगा? वो सर्द लहजे में बोला। नहीं नहीं, तुम्हें कमज़ोर तो मैंने कभी नहीं समझा और हल्का भी कभी नहीं लिया। अब भी उसकी टांगें कहाँ ठीक हुई थी। बस तुम्हारी कमज़ोरी को मुट्ठी में मसलना था। मेरा मतलब वो मुझसे प्यार करती है, मैं उससे करता हूँ। हम रातों में मिलते हैं, मैं उसके कमरे में होता हूँ। तुम्हें तकलीफ़ क्या है? तुम बड़े बेगैरत निकले हो, उसको सुलझाते हुए बोला था। अच्छा, सदाम तंजिया हंसा। अगर हम कहें कि हम अब भी जाना का शादी तुमसे नहीं करेगा तो तुम क्या करेगा? वो दांत पीस कर बोला जबकि वली फिर खबासत से हंसा था। वो तुम्हारी माशूका काफ़ी ज़बरदस्त। वली, वो धाड़ा। वली को सुकून मिला था। तुम्हारा हवेली में तुम्हारा कब्र खुद देगा हम। उसके लहजे से उसकी तड़प वासिया हो रही थी। वली खामोश हो गया था। रात तुम्हारी बहन को लेने आ रहा हूँ, मज़ीद हम दोनों के बीच मत आओ, उसने साफ कहा था और फ़ोन बंद कर दिया जबकि सदाम के गुस्से का शिकार एक और मोबाइल हो चुका था। उसका बस नहीं चला अपने बाल नोच दे। उसकी बहन को भी उस औरत जैसा निकलना ज़रूरी था। वो डेरे पर मौजूद कमरे की एक चीज़ तहस नहस कर चुका था। शाम के साए फैलने लगे और वली जाना को लेने पूरे गांव समेत उनकी दहलीज पर था। गोश्त का वजूद पट्टियों में जकड़ा हुआ था, मगर फिर भी वो पूरे तमाम से सरपंच के पास आया था। शहरियार भी उसके साथ था, मगर मुकाबिल स्वागत को फ़कत फजल खान था। और स्वागत को क्या, वली की जीत पर कुर्ता, अपनी बेटी की बेवकूफ़ी पर मातम करता, बेटी की जिद से हारता खड़ा था। क्या हुआ फजल खान, तुम्हारी दुश्मनी का आज खात्मा हो रहा है, रिश्तेदारी हो रही है? सरपंच उनको गले लगाते कहने लगे जबकि वली मकरूह हंसा था। किसको पता, तकलीफ़ का नया सिरा खुलने वाला था। वो कुछ नहीं बोले। वली अंदर कदम रखता कि सदाम की धाड़ सुनाई दी थी। हमारा हवेली में कदम रखेगा तू? इन कदमों का चलने के काबिल भी नहीं छोड़ेगा। पूरे गांव के सामने उसने वली को 2 टके का कर दिया था। वली ने कदम वापस लिए जबकि सदाम की हैरान निगाह तैयार श्यार पीछे औरतों में खड़े वजूद पर थी, जिन आंखों में इल्तिजा थी, मगर वो दुश्मनों की हो चुकी थी। नफरत से उसके दिल में कुंदी और उसने वली को देखा जो संजीदा खड़ा था। हमारा तरफ से दुश्मनी आखिरी सांस तक नहीं ख़त्म होगा, उससे सरपंच को गुरा था। गुस्ताख है तुम्हारा बेटा। सरपंच को ये बात नागवार गुजरी। सदाम ने कोई ख़ास असर नहीं लिया जबकि फजल खान ने भी। हाथ फिरोज़ भी वहीं खड़े थे। सदाम, बहन का मामला है, आने दो इन्हें। और फिरोज़ के लफ्ज़ वहीं चमके जब उसने गन उसकी कनपट्टी पर रख दी थी। वो पागल हो रहा था और दुनिया उसका पागलपन देख रही थी। लाला, हाथ आगे बढ़ा जिससे जट कोई हमारा बात में बोला तो यहीं गाड़ देगा उसको, वो सख्ती से बोला और वली की जानब बंदूक कर ली। महफिल के चेहरे से गोया रंग उड़ गए। एक पल को वली भी घबराया था जबकि शहरियार उसके आगे आ गया। क्या कर रहे हो ये? तुम्हारा भाई को मारकर सुकून मिलेगा। तुम्हारा बाप तो जलील होकर गया था, साला गाली अपना जान से गया था। ये तुम्हारा भाई भी ज़्यादा उछलता है, जान से जाएगा। उसे मुस्कुराते हुए जानबूझकर वली को उकसाने को उसके बाप का जिक्र किया था। वली जबड़े पीछे फिर भी खामोश खड़ा रहा। शहरियार ने सरपंच की तरफ देखा था। काबू में करो फजल खान अपने बेटे को, वो गुस्से से बोले। ऐसा कैसे? अगर हमारे घर से इनका
घर लड़की जा रहा है तो इनका घर से हमारा घर भी इनका ख़ानदान का लड़की आएगा अभी। वो अपना फ़ैसला सुनाता शान से सोफे पर बैठ गया था, जबकि किसी की बेबस निगाहें खुद पर महसूस कर ली थी। फजल खान का दम जो कुछ देर पहले निकल चुका था जैसे रूह से भर गई, जबकि जाना इस कारोबार को होता अपने कमरे से देख रही थी। जी सरपंच जी, ये हमारा दुश्मन है, हम इस पर ऐसा यकीन कैसे कर ले? फजल खान ने कहा। तो तुम्हारी बेटी की आशिकी के सबूत देखे हैं हमने, सरपंच ने गोली जैसे दोनों के सीनों में उतारी थी। तो हम भी कह देता है और सबूत ला देता है, इनका लड़की तो हमारा साथ हमारे डेरे पर। बस, वली चिल्लाया तो सब उसकी तरफ मुतवज्जो हुए, जबकि अब मुस्कुराने की बारी सदाम की थी। मंजूर है, वो बोला। सबसे हैरान हो गए थे। शहरियार को सबसे बड़ा झटका लगा, क्योंकि उनकी हवेली में एक ही लड़की थी और उसकी बीवी थी। ये हमारे गांव की लड़की है, हमारी इज्जत है। वली ने इस वक्त सदाम की चाहत पूरी करनी चाहे, जबकि सदाम का कहका उभरा। तुम हमको बेवकूफ़ समझता है कि नीच ज़ातों से ब्याहेगा? तुम्हारा घर का लड़की, वो तपा, जबकि वली ने मुट्ठियाँ बींची थी और आयशा ने जरीश का हाथ थाम लिया था। कितने आराम से उसे जलील किया जा रहा था। मगर सरपंच बोले, मंजूर है। चची की आवाज़ पर गोया सब पर बम गिरा था। शहरियार तो फाड़ खाने को दौड़ा था। मेरी बेटी की इद्दत पूरी होने में भी वक्त है, उसके बाद आप बारात ले आइएगा। मर्दों में औरत की आवाज़ उठी थी। शहरियार अपने ही बनाए गए जाल में बुरी तरह फंसा था। आयशा और जरीश दोनों जैसे आदमी हो चुकी थी। सांप सूंघ गया था सबको। सदाम ने मुस्कुराकर सर हिलाया। अक्लमंद लगता है, वो बोली तो सदाम ने ऊपर की जानब देखा। चाना की इल्तिजा करती नजरें उस पर उठी थी, जिन्हें वो नज़रअंदाज करता वहाँ से निकल गया, क्योंकि वो वली से उसकी शादी नहीं देख सकता था। जबकि उसके निकलते ही बामजबूरी में ही सही रस्में अदा की जाने लगी, जिसमें दिमागी तौर पर कौन हाजिर था। रुखसती से पहले ही फजल खान भी कमरे में चले गए। वो उसे इस तरह जाता नहीं देख सकते थे। जबकि हाथ के गले लगती चाना वहाँ खड़ी तमाम औरतों को रुला गई थी। हाथ ने उसको प्यार किया, फिर उसने किया, जबकि उसकी माँ ने भी किया, जिसे वली ने गौर से देखा। यही वो औरत थी जिसकी वजह से उसका बाप मरा था। तभी माँ अंदर दाखिल हुई और प्यार से जाना को लेकर वो सब अपने गाँव की जानब चल दिए थे। जबकि डेरे पर वो आज दूसरी बार शराब पीकर दुनिया से खुद को गाफिल कर देना चाहता था। मोहब्बत ना इज्जत, उसके हिस्से में सिर्फ इंतकाम रह गया था। खान, अनायत ने शहाब खान के आने की उसे इत्तला देनी थी, मगर वो तो नशे में था। उससे अनायत की तरफ निगाह उठाई। जाना रुखसत हो गया? वो पूछने लगा। आंखों में किरचियाँ चुभने लगी थी। अनायत ने अफसोस से सर हिलाया तो सदाम ने आंखें बंद कर लीं। ये उसकी हार थी। हाँ, उसकी हार। खान, वो शहाब खान आ चुके हैं। अनायत की बात पूरी होने से पहले ही शानदार पर्सनैलिटी का मालिक बुजौली और कुछ कुछ आशिकाना मिजाज का शहाब अंदर दाखिल हुआ और सदाम को देखकर हंसा। अरे, शराब तैयार है तो शबाब कहाँ है खान साहिब? शबाब के बिन शराब का लुत्फ ले रहे हो? वो उसका हाथ मजबूती से जकड़ता उसे एक झटके से खींचकर उससे बुगलगीर हुआ था। सदाम भी गर्मजोशी से मिला था और दोनों बैठ गए। शहाब तो मज़े से शराब पी रहा था, जबकि उससे मज़ीद ये और नहीं पी जा रही थी, जबकि वो अपना सफ़र, अपना मुल्क और गोरियों के बारे में बता रहा था। सदाम का दिमाग जाना और जरिश में फंसा हुआ था। निकाह करना है हमें। वो अचानक शहाब के टेप की तरह चलते मुंह पर चुप लगा गया था। उसे देखकर अनायत को देखने लगा। अनायत ने सर झुका लिया। लड़की उठा लो अनायत बादशाह, बर्दाश्त नहीं होगा। वो बड़ा सा घूंट भर कर बोला तो अनायत फ़ौरन हुक्म बजा लाने लगा था। जो हुक्म खान। वो फ़ौरन हरकत में आया तो शहाब ने उनकी तरफ देखा था। कोई मुझे कुछ बताएगा? शहाब ने पूछा। सदाम ने अनायत को इशारा किया, गोया सब बताने का हुक्म दिया, और वैसे सब बताता चला गया था। शहाब को भी वली सख्त जहर लगता था, जबकि अक्सर वो और सदाम शिकार पर जाते तो वो भी वहाँ फ़कत उनको जिच करने को पहुँच जाता था और हर उस शिकार को ले जाता जिस पर शहाब नजर रखता, जबकि सदाम तो सिर्फ हिरन का शिकार करता था। शहाब ने सर हिलाया। हो जाएगा खान, लड़की की शक्ल दिखा बस, उसने कहा तो सदाम ने उसकी तरफ देखा था, फिर अनायत की तरफ। शहाब भाऊ, मैं जानता हूँ उन्हें, वो बोला तो शहाब समझ गया कि वो उसे दिखाना नहीं चाहता और सदाम उसके बाद पीछे गिर गया, जबकि अनायत और शहाब ने अफसोस से उसे देखा और सारा प्लान सोचने लगे थे। जाना घर में दाखिल हुई तो पत्ते की तरह कांप रही थी। कोई भी स्वागत, खुशी कुछ नहीं था। यहाँ के तो लोग भी उससे नफरत करते थे, क्योंकि उनके गांव से पलटते ही सब पुश्त फेर गए। वही दो मेहरबान हाथ अब भी उसे थामे खड़े थे, जबकि उसके कान में दो लोगों की धाड़ने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जिनमें से वली भी था। वो समझता क्या है और किस लिए आपने हामी भरी? वली फाड़ खाने को दौड़ा था। मेरी बेटी है, मेरी मर्जी, और जब अलहदगी हो चुकी है तो किस खुशी में मैं अपनी बेटी को बिठाकर बुरा करूं? चची बदले हाजी से बोली थी। शहरियार आयशा को बुरी तरह घूर रहा था, जबकि वो सर झुकाए जरिश का अब भी हाथ थामे खड़ी थी। दोनों के ही हाथ कांप रहे थे। ऐसा नहीं होगा, समझे आप? आयशा सिर्फ शहरियार की है, भले कैसे भी। इनफ। इससे पहले वो आगे बोलता आयशा चिल्लाई थी, जान से मार दें आप सब लोग मुझे,
वो बुरी तरह रोने लगी थी। कोई मेरे बारे में फ़ैसला नहीं करेगा, मैं खुद कर सकती हूँ अपने लिए फ़ैसला, और मैं कल ही यहाँ से जा रही हूँ। वो दो टोक कहती सब पर निगाह डालती वहाँ से चली गई थी, जबकि जरीश को भी अपने साथ ले गई थी। दूसरी तरफ खड़ा वजूद बली का हाथ अपने हाथ पर महसूस करके जैसे डोल गया और इस मेहरबान औरत की बाहों में ही गिर गई थी। रात भारी थी मगर जैसे तैसे करके गुजर ही गई थी। वो डेरे पर ही सो गया था, जबकि शहाब सारी रात अपनी मर्जी के सामान से लुत्फ लेता रहा और सूरज की पहली किरण फूटते ही वो डेरे से बाहर निकल आया। गांव की हसीन सुबह, उस पर दिसंबर की सर्दी की गजबनाक की। वो लुत्फ लेता, तमाम सोचों को खुद से दूर झटकता, सिगरेट पीने के लिए पॉकेट में हाथ डालता 2-4 कदम आगे चलता गया, जबकि अब सिगरेट भी जला ली थी। वो चलता गया, यहाँ तक कि कुछ आबादी के करीब आ गया। सदाम का डेरा आबादी से ज़रा फासले पर था। 1-2 घर उसे नज़र आ रहे थे, मगर आबादी में जाने का उसका ख्याल नहीं था। तभी वो वहाँ से पलटता कि किसी निस्वानी चीख की आवाज़ सुनकर वहीं रुक गया था। आवाज़ में काफ़ी दर्द था। उसके कदम वहीं जम गए, मगर इस चीख के बाद एक आवाज़ भी सुनाई नहीं दी, जबकि वह ता देर खड़ा रहा, आवाज़ का ताक़ुब करना चाह रहा था। और जब काफ़ी देर गुजरने के बाद भी दोबारा आवाज़ सुनाई नहीं दी तो वो पलट गया, मगर पीछे बार बार मुड़कर देखा। वो दोबारा डेरे पर आ गया, जबकि अनायत को भी देखा। तुम जाग गए? वो मुस्कुराया। और अब सोए ही नहीं। अनायत को भी वो जानता था, सदाम के साथ साथ बड़ा हुआ था वो, तभी सदाम का उसके बिना गुजारा नहीं था। और शहाब भी उसे अच्छे से जानता था और सदाम की तरह ही उससे लगाव रखता था। खैर, ये बात तो सब भी जानते थे कि सदाम खुद से जुड़े हर शख्स के लिए कितना टची था। उसकी बात पर शहाब का कहका उभरा और सदाम की आंख खुल गई थी। तुम दोनों घामड़ आदमी दफ़ा हो यहाँ से। तुम्हारा बाप का कमरा है जो ऐसे गधों की तरह हंसता है। वो चिढ़कर अपना सर पकड़कर बोला, जो बुरी तरह से घूम रहा था। पहले भी जरिश के लिए और कल रात भी सिर्फ जरिश की ज़ात से पीछा छुड़वाने के लिए उसने शराब पी थी। तभी उसकी तबीयत गिरी गिरी हो रही थी, जबकि सामने खड़ा शहाब पूरी रात पीने के बाद सोए बगैर भी फ्रेश खड़ा था। खैर, उसे तो आदत थी, और क्यों थी सदाम खूब जानता था, मगर इस मौजू को कभी छेड़ता नहीं था। अनायत, तुम्हारे मालिक को अव्वल तो ज़रा लिहाज तमीज़ नहीं, मेहमानों के साथ कैसा सलूक किया जाता है, और दूसरा आदमी शराब से लुत्फ़ लेकर भी सब परेशान उठे तो वो आदमी ही नहीं। उसने मुंह बनाकर अपनी डिक्शनरी को उनके सामने रखा। अनायत अपनी हंसी दबा गया, जबकि सदाम ने घूर कर देखा था। हो गया तुम्हारा फजूल बात, जिसका लॉजिक हमें दुनिया का कोई इंसान ना दे सके। वो उसकी अजीब बात पर तंज करके अपनी जगह से उठा, सर चकराया और दोबारा बैठ गया, जिस पर शहाब फिर से हंसने लगा था और सदाम एक झटके से उठ गया। सर तो अब भी चकरा रहा था, मगर क्या कर सकते थे, अना को कभी दबाया नहीं था। शहाब ने दाद दी और खुद बैठ गया था। वो फ्रेश हो चुका था, मगर रात वाले लिबास में था, जबकि सदाम फ्रेश होने चला गया और अनायत ने उसकी हेल्प की थी। तब तक शहाब इस चीख को झटकने की मुसलसल कोशिश करने लगा, मगर अफसोस के बार बार दिमाग फिर वहीं ठहर जाता। सदाम फ्रेश सा उसके सामने ग्रे सूट और सफ़ेद शॉल लिए आया तो वो हमेशा से उसकी शख्सियत से मरूब हो जाता था। हालांकि वो भी किसी से कम नहीं था, मगर सदाम में फिर भी अलग बात थी। वो बैठा जबकि अनायत नाश्ता लेने चला गया था। होश में हो? शहाब ने संजीदगी से पूछा। सदाम ने घूरा। मेरा मतलब, रात तुमने किसी लड़की को उठाने की बात की थी, अब भी उस पर कायम हो या वो सिर्फ नशे की ज़्यादती थी? उसने जानना चाहा था। हम कायम हैं, लड़की को उठवाना है, और वो भी आज ही, वो सुकून से बोला। अनायत भी आ चुका था, नाश्ता टेबल पर लगाने लगा, जिसमें से शहाब ने सिर्फ कॉफ़ी का कप लिया और सदाम पराठे से इंसाफ करने लगा। कब? शहाब पूछने लगा। दिन दिहाड़े, वो बोला तो शहाब हंस दिया था। सही, चलो ठीक है, शाम 4 से 5 के दौरान डेरे पर एक मौलवी की मंडी के साथ और 4 गवाहों के साथ इंतज़ार करना, तुम्हारा काम हो जाएगा। वो बोला तो सदाम ने सर हिलाया और फिर एक नज़र उसको देखा जो अपना मोबाइल चेक करता कॉफ़ी पी रहा था। एक बात पूछे? सदाम ने गोया तहमीद बांधी और शहाब के तेवर बिगड़े। वो जानता था वो क्या बात करेगा। नहीं, सख्ती से कहा गया। तभी सदाम चुप हो गया था और अपना अपना नाश्ता करने लगे। तभी जाना का ख्याल नहीं? तुम्हें जाना का ख्याल नहीं आ रहा? शहाब ने अचानक ही पूछा। नहीं, उसने उससे भी ज़्यादा सख्ती से जवाब दिया तो एक बार फिर खामोशी छा गई। आयशा बीबी, आप ये क्या कर रही हैं? आप मत जाएं। जरीश उसको सामान बांधा देखकर बोली। सरीश, तुम नहीं जानती मेरे साथ क्या क्या हो चुका है। आयशा की भीगी आंखें देखकर वो हैरान हुई। वो काफ़ी जल्दी एक दूसरे के नज़दीक आ गई थी, मगर राज दोनों ही एक दूसरे के नहीं जानती थी। जरीश खामोश हो गई। उसका राज जानकर उसे शर्मिंदा बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। जो भी हुआ, आप उससे लड़ें, ना कि भाग जाएं। वो कुछ देर बाद बोली थी। मुझ में हिम्मत नहीं है लड़ने की, बहुत कमज़ोर हूँ मैं। आयशा रोने लगी तो जरीश ने उसे गले से लगा लिया था। प्लीज़ आप रोए मत। वो उसके आंसू साफ करती चुप करवाने लगी थी। तुम देख नहीं रही मुझे किस तरह जलील किया जा रहा है? जान गई हूँ मैं उस शख्स ने मुझे तलाक नहीं दी और पूरे घर में फैला चुका है कि मुझसे लहदगी इख्तियार कर चुका है, और अम्मा किसी और से रिश्ता तय कराई है, जबकि वो खुद
वो चुप हो गई, ज़रा शरानगी से उसकी बात सुन रही थी। आगे की बात वो कुछ समझ गई थी। सदाम की बेबाक तबीयत से वाकिफ़ थी तो उसे अंदाज़ा हो रहा था वो क्या बात छुपा गई है। जरिश मुंह पर हाथ रखे उसे रोता हुआ देख रही थी। वो हकीकतन एक बड़ी मुसीबत में थी। आप सबको बता दें, उसने उसे मशवरा दिया। कोई नहीं मानेगा, और ख़ासकर अम्मा, और फिर मैं जानती हूँ वो बताने नहीं देगा। जानती हूँ जरी, वो दोनों ही ऐसे हैं, एक बात के पीछे पड़ जाने वाले। शहरियार की आदत फिर भी वली से अलग थी कि वो बहुत नरम हो और ख़ुद के गुस्से को काबू में रखने वाले इंसान थे। मगर जब से मैंने एक पेपर साइन किया तब से वो ऐसे हो गए। मेरी गलती है, मैं मानती हूँ, मगर मैं इतनी बड़ी सज़ा की मुस्तहिक नहीं थी। वो सिसकी, जरिश खामोश हो गई। तभी मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, वो कुछ देर बाद आंसू साफ करते सख्ती से बोली थी। वो आपको जाने देंगे? उसने जैसे सवाल किया, आयशा ने उसकी तरफ देखा था और दोबारा पैकिंग करने लगी। वो कुछ नहीं जानती थी इससे आगे। जैसे ख्वाब सा पूरी रात उसने देखा और आंख खुलते ही वो अपने बिस्तर पर अपनों के पास होगी। ऐसा एहसास उसे होता मगर हुआ नहीं, क्योंकि एक झटके से जैसे ही उसकी आंख खुले खुद को बिस्तर पर तो पाया, मगर अपने नहीं किसी और के। वो उठ बैठी, बेवकूफ़ों की तरह खाली कमरा तकने लगी। पानी गिरने की आवाज़ महसूस करके उसे एहसास हुआ कि वॉशरूम में कोई है। खौफनाक लहर उसका रंग उड़ा गई थी। वो उसकी दस्तरस में आ गई थी। इससे पहले वो बाहर निकलता उसे भाग जाना चाहिए था, उसी मेहरबान नर्म औरत के पास। अपना लहंगा संभालते से पहले वो भागती कि उसे एहसास हुआ उसको लिबास तो तब्दील था। रात लहंगा कुर्ती में मौजूद थी, जबकि इस वक्त वो मर्दाना लंबी शर्ट जो उसको ढांप चुकी थी और खुले पाइछे में और खुले पजामे में मौजूद थी। हैरत, शर्म, गुस्से से वो ज़मीन में गिरती चली गई, मगर अगले लम्हे इस इंसान के खौफ ने फिर से उसके अंदर डर जगाया था और वहाँ से भागने के लिए उठते के वॉशरूम की कुंडी खुली और टॉवल में मौजूद वो सर्द आंखों वाला शख्स बाहर निकला तो सामने उसे देखकर खामोशी से ड्रेसिंग की जानब हो गया, जबकि जाना ने चेहरा झुका लिया। उसे रोना आ रहा था, यानी वो इस हद तक कन्फ्यूज़ हो चुकी थी कि अब बस रो रही थी। उसकी मध्यम मध्यम सिसकियों का म्यूज़िक वली को मसरूर कर रहा था। मगर ये क्या, वो रोते हुए इस हुलिये में कमरे से बाहर भागने के चक्रों में थी। तभी वली तनफन करता उस तक पहुंचा था और उसकी कलाई पकड़कर बुरी तरह मोड़ दी। जाना की बेबस सी आह निकली थी। मुझसे दूर भागने की ज़रा भी कोशिश करोगे तो सज़ा मिलेगी, समझी? वहीं बैठो जहाँ बैठी थी और उसी तरह रो, ना ज़्यादा ना कम। आंखें दिखाता वो बोला तो जाना उसकी तरफ देखने लगी थी। क्या वो पागल था? मगर उसकी सख्त खूरी से वो दोबारा वहीं जम गई थी और सिसकने लगी थी। उसे सदाम की याद आ रही थी, फूलों की तरह रखने वाला उसका भाई उससे कितना बदजन हो चुका था। घर वालों को सोचते हुए उसके हाथ की पुश्त उसके आंसुओं से भरने लगी, जबकि वली उसकी खुद से बेदहानी नोट कर रहा था। तभी ड्रेसअप होने चला गया था, जबकि जब वो बाहर आया वो भी उसी तरह से बेपरवाह अपने घर वालों की याद में गुम थी, जो वली कोई खाक नहीं बाई थी। और वो उस तक पहुंचा और उसके सामने टिक गया था। चाना का सिर मजीद झुक गया। उसको अपने हुलिये का शदीद एहसास हुआ, जबकि वली उसके हुस्न से निगाह चुराने की कोशिश करते हुए भी चुरा नहीं पा रहा था। उसकी शर्ट के खुले 2 बटन वली का दिमाग भटका रहे थे और बस उसे वहीं से उसकी शर्ट दबोच कर एक हाथ से उसे अपनी जानब खींच लिया। नर्म नाजुक सी जाना खौफसदा से उसके चेहरे के बेहद नज़दीक आ गई थी। अपने भाई का गम मना रही हो मेरे सामने? जाना बेबी, जब वो मेरी गोलियों से मर जाए असल का मुस्तिन बनाना, उसको झिड़कते हुए सख्ती से बोला था। जाना की सुर्ख आंखें भीगने लगी, जबकि थरथराती थोड़ी असल में खुद को बेबस महसूस कर रही थी और कांपते लबों की मद्दर सांसों को रोक गया था। वो ऐसा नहीं चाहता था, फ़िलहाल तो बिल्कुल नहीं कि उस पर वाज़िया हो कि उसकी नज़र में उसकी कोई अहमियत है, जो कि बिल्कुल नहीं थी। वो बस उसके वजूद की तरफ खींच रहा था और इस हद तक कि वो खुद पर से कंट्रोल खो देता। जाना चौंक सी गई और उसकी शिद्दत पर परेशान हलकान होने लगी थी। पहले पहल नरमी और अब हद से ज़्यादा शिद्दत पर उसको दूर हटाए एहतजाज करते हाथ अब भी दम तोड़ चुके थे और वो खुद को मुर्दा समझती ढलकने लगी कि उससे दूर हुआ था। उसके ज़ख्मी लबों को देखने लगा, जबकि उसे परे दिखेला तो वो गहरे सांस भरती तकिए पर गिरी थी। अजीब एहसास था। उसको तोड़ फोड़ कर यकीनन उसे मज़ा आने वाला था, मगर जितना मज़ा सदाम को उसकी हालत अपडेट करने का था, उसकी तो बात ही क्या थी। जाना बुरी तरह रो दी थी। वो पहला शख्स था जो उसके बार बार नज़दीक आता था, मगर वो बहुत बुरा था और सिर्फ उसको वली से डर लगता था। तुमने अब रोज़ ही रोना है? काम ज़रूरी ना होता तो जान नहीं छोड़ता। वली नाम है मेरा, याद रखना तुम्हारी हर सांस मेरी कैद में है और तुम मेरी ग़ुलाम हो, मेरे घर वालों की ग़ुलाम हो। तुम्हारे बाप ने मेरे बाप को मारा, तुम्हारे भाई ने मेरी टांगें तुड़वाने की कोशिश की और तुम मुझसे बदला लेने मेरे अस्तबल पहुँच गई। जाना मैडम, बहुत हिसाब है, चुकाते चुकाते मरना भी चाहो तो मरने भी नहीं दूंगा। हंसता हुआ उसके कान में फनकारता रहा। अब 1 मिनट लगाकर उठो, दादी के पास तुम्हें देने को बहुत कुछ है। उसकी हालत से मजा लेता एक बार फिर अपने बाल दुरुस्त करता कमरे से बाहर निकलने लगा, जबकि जाना अब भी वैसे ही पड़ी रही।
रोने में मसरूफ़ थी। मैं आऊँ या उठ रही हो खुद ही? वो ढाड़ा तो जाना उछल उठी और दौड़ती हुई बाथरूम में बंद हो गई थी। सिली, उसने सर झटका। उसके हुस्न से निगाह चुराना मुश्किल था। फिर दादी की धमकी उसे याद थी। वो बाहर निकल आया तो आयशा के कमरे से जरिश को निकलता देखा। उसे सख्त तेवरों में घूरने लगा, जो रो देने को तैयार थी। वो उसकी कैद में थी, इख्तियार जैसे उसके पास थे और सदाम के पर कट चुके थे। वो बेबस पंछी की तरह पड़ा था। वली खुश सा दादी के पास चला आया था। आयशा बिना किसी को बताई वहाँ से चली जाना चाहती थी। उसने जरिश की तरफ देखा। तुम अपने घर चली जाओ, उसने प्यार से कहा। मगर वो छोटे चौधरी मुझे दोबारा यहाँ कैद कर लेंगे। आप ना जाएं। जरिश रोने को थी। हिम्मत करो जरिश, जितना कमज़ोर होगी तुम्हें ये लोग उतना ही बेहिसी का निशाना बनाएंगे। आयशा आजिज आकर बोली। जरिश कुछ भी नहीं बोल सकी, जबकि आयशा पहली बार घर से निकलते हुए बुरी तरह खौफजदा तो थी, लेकिन वो यहाँ रुकना नहीं चाहती थी। अभी हॉल रूम से निकलकर दहलीज पार ही की थी कि जरिश ने वली की जानब देखा, जो उसे बुरी तरह घूरा था। वो सहम ही गई। वली दादी के कमरे में जाने के इरादे से आगे बढ़ा कि आयशा को देखकर उसके तन बदन में आग के शोले से उठने लगे थे। कहाँ जा रही हो तुम? वो चिंगारता हुआ उस तक पहुंचा। आयशा डर गई। उसकी कलाई वली की फुलादी गिरफ्त में थी। छोड़े मुझे लाला, वो खुद को संभालते हुए बोली थी, ताकि वो नीच सदाम तुम्हें अपनी कैद में करके मुझे कमज़ोर करे। वो फनकारा तो आयशा ने अफसोस से उसकी तरफ देखा था। आपको सिर्फ अपने इंतकाम और दुश्मनी की पड़ी है, समझे? और मैं जीता जागता वजूद हूँ और इस दुश्मनी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे जाने दें। वो अपना हाथ झटकते हुए बोली थी, जबकि वली ने उसकी गर्दन दबोच ली। यह सास ही सुहाने रूह था कि अगर वो ना देखता तो यहाँ से निकल जाती और उसकी कोई कमज़ोरी सदाम के हाथ लग जाती। बोलो, आगे बोलो, क्या बोलना है? सुन रहा हूँ मैं सब। तुम मेरे भाई की बीवी हो, समझी? इससे आगे एक लफ्ज़ भी कुछ नहीं। वो धाड़ा, जबकि पीछे से जरिश जो कांप रही थी, शहरियार को तीर की तरह उसकी तरफ बढ़ते देखा। उसका दिल खौफ से फटने को था। शहरियार ने वली का वही हाथ जकड़ा और उसे परे धकेला था। जुर्रत कैसी हुई तुम्हारी से हाथ लगाने की? उसका गिरेबान पकड़ते हुए चिल्लाया था। वली ने बिना रिस्पॉन्स के उसकी तरफ देखा और उसका हाथ अपने गिरेबान से झटका था। भाग रही थी यहाँ से, भाग जाते तो ढूंढते रहते सारी ज़िंदगी से। संभाल कर रखो, अगर इस हरामी के हाथ में मेरी एक भी कमज़ोरी गई तो वहीं खड़े खड़े से गोली से उड़ा दूंगा, समझे तुम? उसे घूरता वहाँ से चला गया था, जबकि जरिश को वहीं कामते थे। उसका अगला निशाना जरिश थी। तो तू भगा रही थी, वो इतनी नफरत से बोला कि जरिश का रंग फीका पड़ गया, गोया वो भी घिर कर बेहोश हो जाएगी। इससे पहले वो उस तक पड़ता जरिश भाग उठी थी, जबकि वो मुँह ही मुँह में गिरलीज गाली से नवाजता दादी के कमरे में चला गया था। आयशा का खांस खांस कर बुरा हाल था। तुम ठीक हो? शहरियार ने उसको थामना चाहा, जबकि आयशा जैसे दीवानी सी हो गई। उसने उसे शिद्दत से दूर धकेला और अपने नाजुक हाथ को जज्बातीपन में वो उसके गाल पर जोर से मार गई थी। दूर रहे मुझसे, मुझे आपने नफसियाती बना दिया है। वो सुर्ख आंखों से घूरने लगी, जबकि अपनी हद तक पर शहरियार का गुस्से से खून खौल गया था। तुम्हारे नफसियातीपन का इलाज करता हूँ मैं, वो दांत किचकिचाते हुए बोला था। उसकी कलाई अपनी फुलादी गिरफ्त में जकड़ कर अपने साथ उसे घसीटने लगा था। छोड़ो मुझे, आयशा चिल्लाई, जबकि शहरियार ने गोया दांत पर दांत जमा लिए थे। उसकी चीखों पुकार और रोना सिसकना सुनकर सब अपने कमरों से बाहर निकले, यहाँ तक कि जाना भी अपनी उदास आंखों को उस पर डाले खड़ी थी। क्या कर रहे हो तुम मेरी बेटी के साथ? चची ने उसको आयशा से दूर करना चाहा। बस इनफ, शहरियार ने हाथ उठाकर किसी भी अमल से उन्हें बाज रखने की धमकी दी। उसके तेवर देखकर हैरान रह गई। कुछ भी हो जाता, मगर वो कभी बदलेहाज नहीं हुआ था। क्या कर रहे हो तुमने आयशा को तलाक दे दिया है, और अब ना वो तुम्हारे कमरे में जाने का हक रखते हो, ना ही तुम किसी भी हक से अपने कमरे में ले जा सकते हो। चौधरी सिकंदर ने उसके हाथ की गिरफ्त से अपनी बेटी की कलाई आज़ाद करवानी चाहिए, मगर शहरियार को आज कोई नहीं रोक सकता था। वो सर्द नज़रों से सबको देखता रहा। मुझे समझ नहीं आता कि सब बेवकूफ़ है या मुझे समझते हैं। ये मेरी बीवी है, थी और रहेगी। ना मैंने इसे तलाक दी और ना ही आखिरी सांस तक कोई मुझे इससे जुदा कर सकता है। इसके कागज़ पर साइन करने से ना ही तलाक हुई और ना हो सकती है, समझे आप लोग? और आज अभी और इसी वक्त पूरे हक से आपकी बेटी को अपने कमरे में लेकर जा रहा हूँ। जिसने जो उखाड़ना उखाड़ ले। वो लफ्ज़ अपनी चचा चाची के मुंह पर गुराता घड़ाप से कमरे में घुस गया था, जबकि आयशा को कमरे के वस्त में एक झटके से छोड़कर चिटखनी चढ़ाकर वो पलटा तो आयशा ने उसकी खूंखार आंखों में देखा था। मैं इस कमरे में नहीं रहूँगी, वो मछली, जबकि शहरियार ने उसको अपनी सख्त गिरफ्त में जकड़ लिया था। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे माँ बाप इस हवेली में सलामत रहे तो आइंदा इस कमरे से जाने की बात मत करना, वरना तुम सिर्फ अभी मेरी अच्छाई जानती हो। बुराई देखोगी तो अपने वालिदैन को भिखारियों की तरह सड़क पर पाओगी, क्योंकि ये सब मेरे बाप का है और मेरा है। तुम्हारे बाप का इसमें एक रुपया भी नहीं। उसे यहाँ रखा हुआ है, एहसान समझो। उसके कान में फनकारता उस पर अपनी असलियत वाजिया करता उसे बेड पर धकेल गया था, जबकि आयशा तो ये सुनकर मुंजमद रह गई थी।
जरिश की दोबारा हिम्मत नहीं पड़ी कि वो बाहर जाए, जबकि जाना ये सब सहमी हुई नज़रों से देख रही थी। वली भी दोबारा दादी के पास चला गया, जबकि वो मेहरबान लम्स से अपने शाने पर महसूस हुआ था। बेटा ठीक हो? उन्होंने प्यार से पूछा था, जबकि जाना जो नाजों से पली बड़ी थी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने कभी अपने बाप भाई को ऊंची आवाज़ में बात करते नहीं सुना था, वली के उसकी ज़िंदगी में आने से पहले। और यहाँ तो लड़ाई जैसे शुगल था, सबके लिए आम बात थी। उसकी आंखों के मोतियों को साफ करती हुए उसके होंठ के ज़ख्म से निगाह चुरा गई थी। वली उनके बस और इख्तियार से बाहर था, जबकि शहरयार की सरकत पर वो काफ़ी गुस्से में थी। चची ने वह वेला मुचाना चाहा, मगर सिकंदर उन्हें अपने कमरे में ले गई। मुलाजमा से कहकर उन्होंने अपनी नई नवेली दुल्हन के लिए नाश्ता लगवाया था, जबकि मुलाजमा का मुंह भी जाना से बिगड़ा हुआ था। इसके अलावा जरिश की नरम नज़रें उस पर थीं। वही खाना लगा रही थी, तभी दादी और वली भी वहाँ दाखिल हुए तो दादी ने नागवारी से अपनी बहू को देखा था। बहुत खूब रुकैया, बहुत खूब। तुम्हारी जैसी जाहल औरत मैंने नहीं देखी आज तक। तुम्हारे शौहर के कातलों को बिठा कर खिला रही हो। अरे मैं कहती हूँ डूब मरो। दादी उन्हें झाड़ती जाना के बाल मुट्ठी में जकड़ गई थी। आह, इतनी शिद्दत से उन्होंने उसके बालों को जकड़ा था कि जाना की आँख निकल गई, जबकि आंखों के गोशे नम हो गए थे। गाली, मेरे घर का एक टुकड़ा भी तो नहीं खाएगी। मेरे बच्चे को किस बेरहमी से मार दिया, उसका सर तन से जुदा कर दिया, और यहाँ तुझे मैं नाश्ता ठुसवाऊँ। उसको झंझोड़ती चलाई, जबकि जाना रोने लगी थी। छोड़ दे मुझे। वो इल्तिजाइया नज़रों से उन्हें देखने लगी थी, जबकि उन्होंने इसके धान पान से वजूद को दूर धकेला और वो वली के कदमों में जा गिरी, जो तन से खड़ा था। ए शकीला, सोटी कहाँ है मेरी? इस मनहूस की सूरत से ही गिन आ रही है मुझे, वो मुलाजमा से बोली। तो मुलाजमा दौड़ कर उनकी छड़ी ले आई, जिससे वो खुद भी पिट जाती थी। जरिश के लिए ये लम्हा नाकाबिले बर्दाश्त हो गया था, जबकि जाना पत्ते की तरह काँप उठी थी। क्या कर रही हैं अम्मा जान? आपके बेटे की कातला ये नहीं है। रुकैया बेगम बीच में आई तो उन्होंने उसे झटका और शकीला से छड़ी ली थी, जबकि जाना खौफ से रोती वली के कदमों में पनाह लेना चाह रही थी। मुझे जाने दें। वो पीछे खिसकती रो रही थी, दिल फटने को था। माफ़ कर दें बड़ी भी। जरिश दौड़ कर उसके आगे आई थी, जबकि दादी ने इस कदर हमायत पर जरिश को इस छड़ी से बुरी तरह धन दिया था। हट नमक हराम। उसकी सिसकियाँ गूंज रही थी, जबकि बारी जाना की थी, जिसके पाँव पर एक छड़ी लगी थी और वो तिल मिला गई थी। ये सुहाने रू मंजर सब दहशतनाक नज़रों से देख रहे थे। अगर गलती से ये मंजर सदाम खान देख लेता तो यकीनन चौधरियों के पूरे गांव को आग लगा देता। एक के बाद एक लगने वाली छड़ी उसके नाजुक कोमल वजूद पर निशान छोड़ रही थी, जबकि वो इस बेहिस के कदमों तले मछली की तरह तड़प रही थी। बस करें दादी, मर जाएगी, तब भी सुकून नहीं मिलेगा। जिंदा रहने के काबिल छोड़ दें। वो बोला तो उनकी सांसें फूलने लगी थी। वैसे भी उन्होंने उसके करीब थूका और जाकर तख्त पर बैठ गई थी। वो नाजुक वजूद बेबसी से सिसक रहे थे। रुकैया बेगम जाना के पास आए और वली की तरफ सर उठाकर देखा था। बहुत पछताओगे वली, बहुत। उनकी अपनी आंखें भीग गई थी और वो जाना को उठाने लगी थी। ए बहू, दूर रहो इससे। दोबारा इसके पास तुम्हें देखा तो शहर वाले घर भिजवा दूंगी, वो हाथ में चाकर गजब से बोली थी। जरिश तो खुद को ही समेटती उठ गई थी, जबकि जाना की भीगी आंखें इन नाज बरादरियों को याद कर रही थी जो उसके बाप के घर में उसके लिए थी। ए उठ, दादी बोली, जबकि वो शख्स जो कुछ देर पहले वहीं खड़ा था वहाँ से चला गया। अब वो तन्हा थी। उन्होंने दोबारा कहा तो वो अपनी जगह से उठी, जिसम में जलन सी लग रही थी। इस सख्त सर्दी में हल्की भड़क गोया पूरी सर्दी दिखती थी, और यहाँ तो उसका कैदियों की तरह रिमांड निकाला जा रहा था। वो उठी, जा मेरे लिए चाय बना, वो नखुवत से बोली तो जाना किचन में आ गई थी। पूरा किचन ही खाली था। उसे चाय बनाना कब आती थी, मगर अंदाज़ा था कि क्या कुछ डालना है। वो अपने कांपते हाथों से चाय बनाने की कोशिश कर रही थी कि उसे चूल्हा ही चलने में नहीं आ रहा था। उसने बमुश्किल चलाया और अपने हाथों को सेकने लगी। कुछ तकवीयत पाते ही वो फूट फूट कर रोती थी। मर गई वो, गाली जा, देख क्या बना रही है। दादी चलाई तो उसने बच्चों की तरह अपने आंसू साफ किए थे और फ्रिज से दूध निकाल कर वो चाय बनाने में जल्दी कामयाब हो गई थी। उसने चाय अंधेलने की कोशिश की, मगर उसको सही तरीका मालूम नहीं हो रहा था, और दोबारा जब कोशिश की तो साई चाय उलट दी। वो चिल्लाकर दूर हुई थी। सद शुक्र उसका पाँव हाथ बच गए थे, मगर चाय मुलाजमा ने सारा मंजर दादी के कान में भर दिया और वो दोबारा छड़ी उठाते उसके सर पर थी, जबकि वो बुरी तरह रोती बैठती चली गई और उनसे हाथ जोड़ जोड़ कर माफ़ी मांगने लगी, जिस पर सिर्फ 2 थप्पड़ मारकर वो उसे 1000 सलावातें बद्दुआएं देती चली गई थी और शकीला से चाय बनाने का कहा था। घर से निकलते उसे अपने लफ्ज़ों और अपने बुरे रवैये का बुरी तरह एहसास हुआ। वो किस तरह उसको उसके बाप को अपने सानों तले दबा रहा था। उसे शर्मिंदगी ने घेरे में ले लिया। वैसा बिल्कुल नहीं था। फिर किस ट्रैक पर उतरकर वो अपनी मोहब्बत को ट्रीट कर रहा था। उसने खुद पर लानत मलामत की और डेरे पर चला गया था। आज 1-2 लोग उससे अपने मसले डिस्कस करने आ रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ जाना भी ज़रूरी था। तभी वो आयज़ा का मामला रात पर डालता खुद डेरे पर आ गया।
दिल में सुकून भी था कि उसने उसे अपने कमरे में ले जाकर सब पर वाज़िया कर दिया था कि वो फ़कत उसकी है। एक दिन और, बस एक दिन ही तो था जो शायद इतना लंबा था कि उसको लगा सारी उम्र बीत गई है। अपनी 20 साला ज़िंदगी में उसने इतने काम नहीं किए थे जितने यहाँ इस घर में इस औरत ने ले लिए थे, और हल्की सी बात पर उसका तशद्दुद भरा अंदाज़। वो 12 बजे तक उनके पाँव दबाती रही, यहाँ तक कि उसकी उंगलियां अकड़ गई थी। मसलसल वो रोए जा रही थी। जाना बीबी आप जाएं, मैं दबा देती हूँ, जरीश ने कहा तो जाना ने खुद से भी छोटी लड़की को देखा जो उसकी वजह से सुप पिटी थी। वो जाग जाएंगी, जाना खौफ ज़दा हुई थी। कुछ नहीं होता, आप जाएं, आप थक गई हैं, जरीश बोली तो जाना सर हिलाती उठकर कमरे में आई थी और बेड पर एकदम ढेर होती हुई इतना रोई कि दिल फटने को था। लाला मुझे बचा ले, लाला ये बहुत जालिम है। उसकी सिसकियाँ उभर रही थी, जबकि पीछे दरवाजे में खड़ा वजूद भी ये सब सुन रहा था और उसका खून खौल गया। उसकी तहवील में वो किसी और को याद करती, वो चमड़ी न खींच देता। वो उस तक पहुँचा और उसके साथ ही लेट गया था बेबाकी से, जबकि जाना बुखला कर उठती कि वली ने उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ कर अपने चेहरे के नज़दीक उसका चेहरा किया था। उसके गुलाबी चांद की तरह दमकते चेहरे पर नीले निशान थे। जालिम तो हैं हम लोग, मगर वो तुम्हारा लाला तुम्हें यहाँ बचाने कभी नहीं आएगा मेरी जान, तो इस सब की आदत डाल लो, वो संजीदगी से बोला, जबकि बाल अब भी उसकी पकड़ में थे। मुझे छोड़ दें, जाने दें, मेरा कोई कसूर नहीं है। जाना शिद्दत से उसे हमदर्दी की कोई तवक्को जाना शायद उसे हमदर्दी की कोई तवक्को रख रही थी, जबकि वली हंसा। तुम्हें छोड़ दूँ, तुम्हें जाने दूँ? वो उसको दोनों शानों से सख्ती से पकड़कर उसकी आंखों में अपनी आंखें गाड़े पूछ रहा था। जाना बेबसी से उसे कन्फ्यूज सी देख रही थी। उसकी आंखें शोले उगल रही थी। क्या किया था मेरे बाप ने, चलो तुम बताओ। प्यार, तुम्हारी माँ भी तो इस ढोंग में शामिल थी, उसे जिंदा क्यों रखा हुआ है आज तक, जवाब दो। वो चिंगाड़ा और उसे धूर झटका। पूरी कुव्वत से जाना का सर ब्रेड क्राउन से लगा। वो सर थामती रो दी थी। जब मेरे बाप को नहीं बख्शा तुम्हारे बाप ने, तो मुझसे क्या उम्मीद है? यहाँ जो कुछ तुम्हारे साथ होगा सिर्फ मेरे हुक्म पर होगा। अब दफ़ा हो जाओ अपना मुँह लेकर और अपना लिबास तब्दील करके मेरे पास आओ। 5 मिनट है तुम्हारे पास। उस पर झुकते हुए बोला। जाना की आंखें फैल गई थी। अनहोनी का एहसास पूरी तरह हो रहा था। जाओ, उसे साकत देकर डाला था। जाना उठी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। ऊपर से जो वो समझ रही थी रूह पहले ही परवास हो जाने को थी, चकराकर उसी के कदमों में गिरी थी। वली के अंदर तक नफरत उतर गई थी। कब तक चलेगी ये ड्रामेबाजी? बहुत जल्द तुम्हें मेरी आग की मानत गुर्बत में फंसना है। झुलसा दूंगा, मगर ज़िंदगी भर बख्शूंगा नहीं। उसके कान में फनकारता उसे वैसे ही छोड़े अपने डेरे पर चला गया था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो रात देर हो चुकी थी, मगर आयशा को जाए नमाज पर देखकर, वो उसके पुरनूर चेहरे को देखकर मुस्कुरा उठा था। आयशा ने पीछे आहट महसूस की और वो अपनी जगह से उठी, आंसू से तर चेहरा साफ किया। शहरयार उसे खामोशी से देख रहा था। सफ़ेद दुपट्टे के हाले में वो उसके दिल के तारों को छेड़ रही थी। वो आगे बढ़ी और उसकी तरफ देखा। पानी लाऊं आपके लिए? वो उसकी आंखों में देखने लगी। शहरयार को खुशी का एहसास हुआ और वो पल में से अपने बाजू की नरम पुरजोश गिरफ्त में ले गया था। आई एम सॉरी आयशा, वो उसके गाल पर हाथ फेरते हुए बोला। मैं गुस्से में तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी कर चुका हूँ। बस मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि तुमने वो पेपर साइन कर दिए, मगर शायद मैं आपके ग़ुलाम की हैसियत रखती हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ ग़ुलामों को सफाइयाँ नहीं दी जाती। आपको खाना ला दूँ? वो बोली तो शहरयार उसका चेहरा देखने लगा और उसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर दिया। आयशा, मेरी बात का मतलब वो नहीं। शहरयार, आपको क्या हो गया? आप मुझे क्यों सफाइयाँ दे रही हैं? मैं आपके लिए खाना लाती हूँ और इसके अलावा आपकी खिदमत के लिए जो आप चाहेंगे मैं करूँगी, मगर आप मालिक हैं। आपका ये सब, आप 2 मिनट में मेरे माँ बाप को भिखारी बना देंगे और मैं ऐसा तो नहीं चाहती। मैं खाना लाती हूँ। वो कहकर उसे हैरान और परेशान छोड़ती आगे चली गई थी, जबकि शहरयार वहीं जम गया। वो आज फिर सो नहीं सका। सुबह की किरणें निकलने से पहले ही वो डेरे से निकल कर इबादी की तरफ चलने लगा, यहाँ तक कि वो इसी घर तक पहुँच गया, मगर फासला अब भी काफ़ी था। वो आगे बढ़ा और बिल्कुल इसी रोज़ की तरह वही नस्वानी चीख उसकी तवज्जो खींच गई थी। जबकि एक चीख के बाद आज चीख नहीं रुकी। दर्द से दोहरा होता कोई चिल्ला रहा था और फिर अचानक वो चीखें दम तोड़ गई और बिल्कुल इसी तरह खामोशी छा गई थी। शहाब के माथे पर कई बल नमूदार हुए। वो ऐसा शख्स नहीं था जो किसी की केयर करता। किसी के होने ना होने से उससे कौन सा फ़र्क पड़ता था, मगर ये चीख उसको अजीब कैफियत का शिकार कर देती। वो आगे बढ़ने लगा। सफ़ेद शॉल लिए वो गनी मूंछों और सफ़ेद रंगत वाला शख्स पूरी शान से चलता आबादी में आ गया था कि किसान उसे नजर आया जो अपनी खेती बाड़ी का सामान लिए खेत की तरफ बढ़ा था। शहाब ने उसे रोक लिया, जबकि वो उसकी आन बान देखकर समझ गया कि नवाबों से उसका कोई ताल्लुक़ होगा। तभी मुअद्दब हुआ था। ये यहाँ चीखने की आवाज़ क्यों आती है? वो जानता था काफ़ी नॉनसेंस सवाल कर रहा था, मगर वो ख़ुद को बाज नहीं रख सका था। वो जी बेला है, उसका शौहर बड़ा जालिम है जी, बहुत मारता है, बहुत मारता, न जाने क्या क्या जुल्म डालता है।
कि बच्ची ऐसे दिल हार के चीखती है। अब तो भाव हमें आदत हो गई है, लगता है आप नए हैं यहाँ। वो मुस्कुराया, खुशामद करने लगा। कभी सदाम को नहीं बताया तुम लोगों ने? वैसे घर को देखता पूछने लगा था। वो खान जी को क्या बताते, उनके पहले ही बहुत मसले। बकवास बंद करो, ये उसका गांव है और यहाँ कोई शख्स मुसीबत में है और इसे इल्म नहीं। वो अचानक गुस्से से भड़का। किसी अनदेखे से उसे ना जाने क्यों हमदर्दी हो रही थी और ये पहली बार था। कसान खामोश हो गया। जाओ, उसने कहा और पलट गया। कल वो खुद से दोबारा यहाँ आने का इरादा रखता था। सदाम वाकई अपने झमेलों में बुरी तरह उलझा हुआ था। ऊपर से वो शराब भी पीने लगा था, जिसकी बिना पर अक्सर उसकी तबीयत ख़राब रहने लगी थी। आधे सर में दर्द सा होता था। जी, तो ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आप लोगों को एपिसोड कैसी लगी। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से रिकॉर्डिंग कर पाई हूँ। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। आई डोंट नो कि जब मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी मैं ठीक थी, अचानक ही आँखों से इतना ज़्यादा पानी निकलने लगा, सर दर्द हो गया और गले में ख़राशें सी पड़ गई। तो बहुत ही बुरा हाल हुआ है। बहुत मुश्किल से मैं वो गरारे वगैरह करके फिर मैंने दोबारा स्टॉप लेके रिकॉर्डिंग स्टार्ट की। तो बहुत मुश्किल से रिकॉर्डिंग कर पाई हूँ। अगर थोड़ी बहुत कहीं कोई गलती कोताही हो गई हो तो उसके लिए माजरत। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की एपिसोड अच्छी लगी होगी। आप लोग अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आज की एपिसोड कैसी लगी। क्या लगता है कि अब आगे क्या होगा? क्या वली कबूल कर लेगा जाना का साथ और ज़रिश को दे देगा आज़ादी, या फिर सदाम अब चलेगा कोई नई चाल? सदाम किसे उठवाने की बात कर रहा है, आयशा को या फिर ज़रिश को? क्या लगता है आप लोगों को अब आगे क्या होगा? आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। इसके अलावा जिसे अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है जी। तो चले हम एक दफ़ा अपना कमेंट सेक्शन देख लेते हैं, फिर अपनी वीडियो एंड करेंगे। जी, तो चले हम कमेंट सेक्शन देखते हैं। सबसे पहले रामीन रियाज कह रही हैं प्लीज़ नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह रात 7 बजे अपलोड हो जाएगा। अमीर मोहम्मद कह रहे हैं नाइस नॉवल स्टोरी, थैंक यू वेरी मच अमीर मोहम्मद, आपको अच्छी लगी, मुझे खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। देन हमना रोज़ कह रही हैं नेक्स्ट इंशाल्लाह रात 7 बजे अपलोड हो जाएगी। हमना रोज़ अगेन कह रही है नेक्स्ट इंशाल्लाह 7 बजे अपलोड होगा नावल। देन ज़ारा जैनी कह रही हैं नाइस, थैंक यू वेरी मच। देन फरहान गेमर कह रहे हैं बहुत अच्छा नावल है, थैंक यू वेरी मच, आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। शहरीन शहज़ादी कह रही हैं नाइस एपिसोड, थैंक यू वेरी मच शहरीन। रामीन रियाज कह रही हैं नाइस, थैंक यू रामीन। शहनाज अफीफ़ कह रही हैं ऑसम स्टोरी, थैंक यू शहनाज। अनिका जिलानी ने लाइक किया, थैंक यू वेरी मच। भैया आप कहाँ गायब थी इतने अरसे से? देन शाजिया अनवर कह रही हैं ज़बरदस्त 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 ज़बरदस्त, मज़ा आ गया, बहुत प्यारी स्टोरी है, थैंक यू वेरी मच, आपको पसंद आई, मुझे खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। रिजवान अली कह रहे हैं ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच रिजवान अली। ज़ैनब सगीर कह रही हैं ज़बरदस्त यार, थैंक यू वेरी मच ज़ैनब सगीर। जुनेद शाह ने लाइक किया, थैंक यू वेरी मच। साइम आरिफ कह रही हैं ज़बरदस्त नावल अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच साइम आरिफ। गौसिया ख़ान ने लाइक किया, थैंक यू वेरी मच गौसिया ख़ान। आप कहाँ गायब हो गई थी, बड़े अरसे बाद आई हैं। साइम आरिफ कह रहे हैं ज़बरदस्त नावल, थैंक यू वेरी मच साइम आरिफ। देन नस्सू कह रही हैं सदाम फजल ख़ान और ज़रिश, जाना और वली, शहरियार और आयज़ा, हाद और बेला और शहाब और गौरी। बहुत मस्त है ये नावल, मैंने पहले भी पढ़ा हुआ है। सदाम फजल ख़ान का बोलने का स्टाइल बिल्कुल नो डाउट स्टोरी बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत मिस्टेक्स हैं PDF में, पढ़ने में बहुत मुश्किल होती है, बट स्टोरी नो डाउट बहुत कमाल की है। देन दुआ बलोच कह रही है नावल का नेम क्या है, लास्ट एपिसोड में मेंशन होगा। क्यूट गर्ल भी लास्ट एपिसोड में वही मेंशन होगा। देन बी स्ट्रॉन्ग कह रहे हैं ज़बरदस्त, आप भी, मैं सोल डेवलपमेंट ही हूँ विद चेंज नेम, थैंक यू वेरी मच सोल डेवलपमेंट, आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा और बिल्कुल मैं नोट कर चुकी हूँ कि आप सोल डेवलपमेंट हैं, आगे भी मुझे इंशाल्लाह याद ही रहेगा। देन आयशा क्वीन कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आयशा, स्टोरी अच्छी थी, बहुत मुश्किल के बाद स्टोरी समझ में आई मुझे। राइटर ने इतना घुमाया है पर मुझे लगता है आगे स्टोरी क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल ऐसा ऐसा ही होगी। अभी आज वाली एपिसोड भी थोड़ी लिटिल बिट, कल वाली ज़्यादा थी, आज वाली थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है बिकॉज़ वैसे क्लियर हो गया, थोड़ा सस्पेंस है कि अब सदाम आगे क्या करेगा या वली का रवैया कैसा रहेगा, तो वो कल वाली एपिसोड में टोटली सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मुझे जाना का करैक्टर अच्छा लगा, करैक्टर मुझे समझ नहीं आया
नेगेटिव है या पॉजिटिव, चेक द नेक्स्ट एपिसोड, देखने के बाद ही मालूम होगा। थैंक यू वेरी मच आयशा, आपको पसंद आया, मुझे अच्छा लगा। आज के एपिसोड पर भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की एपिसोड कैसी लगी। वैसे मैं एक बात बताऊं, जब मैंने ये नावल पढ़ा था ना, मुझे पर्सनली ये नावल बहुत ज़्यादा पसंद है। तबीयत ख़राब है, इतनी बातें हो नहीं रही, लेकिन फिर भी मुझे जब कोई बात याद आ जाती है तो फिर मैं कहती हूँ आप लोगों से शेयर कर ही लूँ। तो मुझे नावल पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, बिकॉज सदाम का जो लहजा है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन जो मैंने आप लोगों को 2 नॉवेल्स बताए थे ना, मतलब एक ये वाला बताया था, एक और नावल बताया था, तो वो नावल थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग है, ये इतना लॉन्ग नहीं है, लेकिन वो फुल रोमांटिक है और वो बहुत ही मज़े की स्टोरी है। वो ऐसे स्टोरी मज़े की है, वो मैं इस वजह से आप लोग को बता रही हूँ कि आप लोग इस पर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दोगे तो मैं वो भी जल्दी अपलोड करूँगी। इस नावल के फ़ौरन बाद भी हो सकता है, अगर आप लोग इस नावल पे अच्छा रिस्पॉन्स है तो। वो इस तरह अच्छी है कि उसमें कोई लड़ाई झगड़े वाले सीन्स ऐसे नहीं हैं जैसे ये गाँव में जो लड़ाई झगड़े होते हैं, पंचायतें बैठती हैं। वो क्यूट सी, रोमांटिक सी, बहुत ही मज़े की स्टोरी है, सॉफ्ट सी, लाइट सी, लेकिन है लॉन्ग नावल। वो 4000 पेजेस का है, तो आपको पता है कितने लॉन्ग नावल में 15-20 दिन तो इसीलिए निकल जाते हैं। तो वो मैं इसी पेज पे पढ़ूँगी। अगर आप लोग इस नावल पे मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दोगे, मुझे लगेगा कि एपिसोड वाइज नावल अच्छे जा सकते हैं, तो मैं वो भी आप लोगों से शेयर करूँगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच आयशा क्वीन। जैनब सगीर कह रही है गुड, थैंक यू वेरी मच जैनब। आमिना मलिक कह रही है ज़बरदस्त, वन ऑफ माय फेवरेट नावल। थैंक यू वेरी मच आमिना मलिक, आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा जी। तो आगे सीमा सुल्ताना कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। रिकॉर्डिंग से पहले तक तो ठीक थी, अभी कुछ गड़बड़ हो गई है सेहत में। सच कहूँ तो मुझे नावल समझ में नहीं आया, पूरा भूल भुलैया की तरह लग रहा था। मैं फ़र्स्ट एपिसोड पर राय नहीं जज नहीं करना चाहती हूँ, मगर मुझे स्टोरी लाइन अच्छी लगी। बस मुझे लग रहा है नावल में 2 हीरो होंगे, मगर इसमें तो 4 कपल्स हैं। मुझे सबसे अच्छा करैक्टर जाना का लगा है, मैं जाना के लिए ये नावल देखना चाहूँगी। और वैसे भी मुझे लगता है कि नावल शुरू शुरू में आपको समझ में नहीं आती है। मैं जब पीले कोमल पढ़ा था तब भी मुझे ऐसे ही लगा था, बट बाद में स्टोरी बहुत ज़बरदस्त लगी। और नावल में टोटल कितने कपल्स हैं? मुझे लगता है शहरयार ने हीरोइन को डिवोर्स नहीं दिया होगा, और मुझे लगता है कि स्टोरी आगे क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल स्टोरी आगे क्लियर हो जाएगी और शहरयार ने डाइवोर्स नहीं दिया। बाकी नावल में कपल्स हैं भाई, 5 कपल्स हैं टोटल, 4 कपल्स नहीं हैं, जिनमें जाना और वली का कपल है, उसके बाद जरीश और सदाम का कपल है। और आज मैं जो बोल रही हूँ मुझे खुद नहीं पता चल रहा कि मैं बोल कुछ और रही हूँ, मेरे मुँह से निकल कुछ और है, बिकॉज तबीयत बहुत ख़राब है तो ज़ुबान साथ नहीं दे रही। अच्छा, 2 हो गए। इसके बाद वैसे मैं आपको बताना तो नहीं चाह रही थी कि कैसे कैसे हैं कपल्स, क्या क्या सीन है और क्या क्या नहीं, लेकिन जो क्लियर हो गए मैं उनका बता देती हूँ। उसके बाद शहरयार और आयशा हैं, 3 कपल ये हैं। फिर हाथ का भी कपल बनेगा और शहाब का जो आज इंट्रो हुआ है उसका भी कपल बनेगा। अब इनकी हीरोइंस देखते हैं कि कौन होती हैं, तो आप लोग लगाएं तुक्के कि कौन होगी इसकी हीरोइन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सीमा सुल्ताना, आपका कमेंट बहुत मज़े का था। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। आमिना मलिक कह रही है टू गुड जॉब डियर, थैंक यू वेरी मच आमिना। देन खालिदा कह रही हैं लवली स्टोरी, थैंक यू वेरी मच। हारिस खान कह रहे हैं शुक्रिया आप भी, थैंक यू वेरी मच हारिस खान जी। तो ये थे हमारे आज के कमेंट्स। मोहम्मद तुफ़ैल का कमेंट नहीं है, क्यों भाई, कहाँ गायब हैं आप? जल्दी से वापस आएँ और मुझे बताएं एपिसोड वाइज नावल आपको कैसा लगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की एपिसोड अच्छी लगी होगी। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा। इसके अलावा जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। अब हम इंशाल्लाह हाजिर होंगे कल इस नावल के एपिसोड नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।